यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। पुराना हाउस में एक 24 साल की लड़की एक 60 साल की औरत से कह रही थी, नानी आप समझती क्यों नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, नफरत है मुझे लड़कों से। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। ये लड़की कोई और नहीं, सिया खुराना थी, जो अपनी नानी जानकी से शादी के लिए मना कर रही थी। जानकी जी बोली, क्यों नहीं भूल जाती तुम, जो हो चुका है उसके लिए अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो। सिया, नानी आप कह रही है मैं भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं, जब जब उसे देखती हूँ मुझे वही सब याद आता है। सिया फिर से, नानी आप उनसे मना कर दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करने वाली। जानकी जी, अगर तूने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सिया जानकी जी की बात सुनकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रही है। तो जानकी जी बोली, क्या करूं, अपनी बेटी और दामाद का सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो तुम्हें दुल्हन बनते देखे। इसलिए तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से लहंगे की डिजाइन बनवाई थी। मरते समय मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके तीनों बच्चों का ध्यान रखूंगी। वादा तो पूरा नहीं कर पाए, पर उनकी इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम उनके लिए ये शादी नहीं कर सकती हो। जानकी जी की बात सुनकर सिया बोली, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। इतना कहकर सिया खुराना हाउस से निकलकर खुराना इंडस्ट्री चली गई। खुराना इंडस्ट्री सिया के पापा की थी। सिया जब 15 साल की थी तब उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी, जिसके बाद 15 साल की सिया ने अपने पापा के बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसे अपने दम पर एशिया की नो 1 कंपनी और खुद बन गई एशिया की नो 1 बिजनेस वूमेन, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे धोखा देने वाले से सख्त नफरत है। इसके लिए धोखे की एक ही सजा है, वो है मौत। सिया खुराना इंडस्ट्री पहुंची और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में चली गई। जब वो अपने केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि उसके केबिन में 2 लड़कियां बैठी थी। ये दोनों लड़कियां सिया की उम्र की थी। सिया उन दोनों लड़कियों को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों लड़की सिया की आवाज सुनकर केबिन के डोर की तरह देखने लगी जहां सिया खड़ी थी। तभी उन दोनों लड़कियां में से एक लड़की बोली, सिया तू शादी के लिए तैयार हो गई कैसे। ये लड़की कोई और नहीं, सिया की कॉलेज फ्रेंड और देश की जानी मानी डॉक्टर नेहा शर्मा थी। सिया, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। सिया चेयर पर बैठते हुए नेहा के पास खड़ी दूसरी लड़की से बोली, पायल मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। पायल, जी मैम। पायल सिया के लिए कॉफी लेने चली गई। पायल सिया की असिस्टेंट है। नेहा सिया के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और बोली, तुझे पता है तेरी शादी किससे होने वाली है। सिया, आदित्य रजावत से। आदित्य का नाम सुनकर नेहा एकदम चौंक गई। क्या आदित्य रजावत से। वही दूसरी तरफ एक शिप पर 28 साल के 2 लड़के शर्टलेस होकर ड्रिंक कर रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं, आदित्य और आहिर थे। आहिर बोला, आदित्य भाई आपने शादी के लिए हाँ बोली क्यों, जबकि आप लड़कियों से नफरत करते हैं। आहिर वैसे तो आदित्य का जुड़वा भाई था, पर वो आदित्य से पूरे 10 मिनट छोटा था, इसलिए आहिर आदित्य को भाई बोलता था। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, वो लड़कों से नफरत करती हैं। नफरत के खेल में मजा आएगा, पहली बार कोई टक्कर का मिला है। मॉम से सुना है भला की खूबसूरत है, उसे कैसे हाथ से जाने दूं। आदित्य राजावत घाटे का सौदा कभी नहीं करता और जहां अपना फायदा हो उसे छोड़ता नहीं। इतना कहकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। उसकी बात सुनकर आहिर बोला, इसका मतलब भाभी बहुत सुंदर है, देखना तो बनता है, जो मेरे भाई आदित्य रजावत को टक्कर दे सके। आदित्य, बिल्कुल देखना, कल सगाई जो है। ड्रिंक करते हुए आहिर अपने मन में 10 साल हो चुके हैं। एंजल कहाँ हो तुम। आहिर रजावत, जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो अपनी एंजल को नहीं ढूंढ पा रहा है, पर प्रॉमिस एंजल जल्द ही तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, क्योंकि अब भाई की भी शादी हो रही है। मुझे भी मेरी एंजल अपनी बाहों में चाहिए।
आहिर को फोन बजा तो वो अपनी सोच से बाहर निकल आया और फोन उठा लिया और बोला, कहो। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी, बॉस काम हो गया है, ड्रग्स अपने गोदाम में पहुंच गए हैं, कल शिप से आउट ऑफ इंडिया भेज दिए जाएंगे। आहिर गुड कहकर फोन कट कर दिया। उसके बाद आहिर आदित्य से बोला, भाई काम हो गया। आदित्य होना ही था, किस में इतनी हिम्मत है कि वो रजावत ब्रदर से पंगा ले। दोनों भाई हंस दिए। दोनों की हंसी नॉर्मल नहीं थी। वही सिया के केबिन में नेहा सिया से बोली, तू पागल हो गई है जो उस सनकी से शादी कर रही है। दोनों भाई डेविल हैं, लड़कियों से नफरत है उन्हें। नेहा की बात सुनकर सिया बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी दूध की धुली नहीं हूँ, अब तक ना जाने कितने मर्डर कर चुकी हूँ। मैं क्या, तू भी तो कर चुकी है। नेहा वो बात नहीं है, बात यह है कि आदित्य रजावत लड़कियों से नफरत करता है, तू कैसे उसके साथ रहेगी। सिया, फिर तो अच्छा है, कम से कम हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इतना कहकर सिया अपनी डेस्क पर रखी फाइल पढ़ने लगी और नेहा से बोली, तुझे अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए, तेरे पेशेंट तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पायल सिया के लिए कॉफी लेकर आए और बोली, मैम 2 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। सिया ठीक है, और नेहा सिया और पायल को बाय बोलकर अपने हॉस्पिटल चली गई। एपिसोड 2 आमना सामना। पायल सिया से बोली, मैम आप सच में शादी कर रही है। सिया, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। पायल, नहीं मैम, मैं बस पूछ रही थी। सिया, पायल से पूछना हो गया हो तो अब काम कर लो, अगर फ्री टाइम है तो जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसका काम तुम अकेले करोगी। नहीं मैम, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज। इतना कहकर पायल सिया के केबिन से जल्दी से बाहर चली गई, कहीं सिया उसे कोई और काम ना दे दे। अगले दिन खुराना हाउस में सिया तैयार होकर अपने रूम में बैठी थी। इस समय उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी थी तो उसकी मुस्कान की, जो उसके फेस पर दूर दूर तक नहीं थी। उसके रूम का डोर खुला और जानकी जी सिया के रूम में आए और सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, सच्ची नानी दी, बिल्कुल आंटी जैसी लग रही है। जानकी जी, हाँ, जब तुम्हारी आंटी की शादी हुई थी वो बिल्कुल तुम्हारी दी जैसी थी, पर नानी आंटी सिया से ज्यादा सुंदर थी। क्यों सिया? सिया उस लड़के की बात सुनकर बोली, हाँ बिल्कुल मॉम, मुझसे बहुत सुंदर थी। ये लड़का कोई और नहीं, सिया का बिजनेस पार्टनर और दोस्त और नेहा का बड़ा भाई था। ये सिया को बचपन से अपनी बहन मानता था। जानकी जी सिया को देखकर बोली, काश वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। सिया जानकी जी के आंसू पोंछकर बोली, वो जल्द ठीक हो जाएगी। तभी करण सिया से, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बताओ मैं क्या पहनूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सिया, ठीक है चलो। इतना कहकर सिया रूम से बाहर चली गई। उसके साथ करण भी चला गया। उन दोनों के जाने के बाद जानकी जी बोली, मेरी हंसते खलते बच्चों की क्या हालत हो गई है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है। तभी एक मेड जानकी जी के पास आकर बोली, बड़ी मेम, वो रजावत फैमिली आ गई है। जानकी जी, मेड से चलो। इतना कहकर वो रजावत फैमिली का स्वागत करने चली गई। जानकी जी ने रजावत फैमिली का वेलकम किया और सभी लोगों को हॉल में लाकर सोफे बैठा दिया। इस समय खुराना हाउस के हॉल में सोफे पर साधना रजावत, आदित्य और आहिर की दादी माँ अशुमान रजावत, आदित्य और आहिर के पिता काव्या रजावत, आदित्य और आहिर की माँ बैठे थे। उनके सामने जानकी जी बैठी थी। तभी जानकी जी बोली, बेटा जी नहीं आए। जानकी की बात सुनकर साधना जी बोली, वो आने वाले हैं, वो किसी काम से आउट ऑफ इंडिया गए थे, इसलिए वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ आएंगे। जानकी जी, अच्छी बात है, काम बहुत जरूरी है। तभी मेड सभी के लिए नाश्ता लगाने लगी। सभी बड़े लोग बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी उन्हें खुराना हाउस के बाहर कार की आवाज सुनाई दी। कार की आवाज सुनकर काव्या जी बोली, लो आ गए। सभी ने गेट की तरफ देखा जहां 2 25 साल के हैंडसम और एरोगेट बॉयज अंदर आ रहे थे। ये दोनों लड़के कोई नहीं, आदित्य और आहिर रजावत थे। उन दोनों को देखकर खुराना हाउस की एक मेड दूसरी मेड से बोली, कितने सुंदर है ये दोनों, बिल्कुल कामदेव की तरह। पता नहीं किस वाले से सिया बेबी की शादी होने वाली है। उस मेड की बात सुनकर दूसरी मेड बोली, शांत रहो, अगर सिया बेबी ने सुन लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, चलो काम करो अपना। इतना कहकर वो दोनों अपना काम करने लगी।
आदित्य और आहिर हॉल में जाकर जानकी जी के पैर छुए और अपनी दादी मॉम डैड के भी पैर छुए और सोफे पर जाकर बैठ गए। जानकी जी दोनों भाई को देखकर बोली, बेटा आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर जानकी जी ने दोनों भाई से बोली, बेटा कुछ तो लो। दोनों भाई ने ट्रे में से कॉफी उठा ली और कॉफी एंजॉय करने लगे। कॉफी पीते हुए आहिर आदित्य से बोला, भाई वैसे कुछ भी कहो, आपकी होने वाली वाइफ का हाउस बहुत सुंदर है। मैं अपनी एंजल के लिए ऐसा ही हाउस बनाऊंगा। तभी जानकी जी पायल से, जो जानकी जी के पीछे खड़ी थी, बोली, जाकर सिया को लेकर आ जाए। पायल, जी नानी अभी बुला कर लाए। पायल घबराते हुए सिया के रूम की तरह जा रही थी, क्योंकि आज सुबह ही उसे सिया ने बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। पायल को घबराता हुए जाते देख आहिर लगता है काफी गुस्से वाली है भाभी। आहिर की बात सुनकर आदित्य मजा आएगा। थोड़ी देर बाद पायल सिया को अपने साथ लेकर हॉल में आई। रोशनी के फेस इस समय इमोशनलेस था, पर कोई इमोशंस नहीं थे। जानकी जी सिया का हाथ पकड़कर उसे आदित्य के सामने बैठा दिया। आदित्य जो सिया को देख रहा था, तभी आहिर उसके कान में, खूबसूरत हैं। आदित्य आहिर की बात सुनकर बोला, खूबसूरत नहीं तबाही है। उफ क्या फिगर है। आदित्य सिया की कमर देख रहा था, जो साड़ी से झांक रही थी। आहिर आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, भाई क्या हुआ? आदित्य, कुछ नहीं, अब जिंदगी में मजा आएगा खेल खेलने में, जब साथ में खेलने वाला हुस्न का बादशाह है। और मुस्करा दिया। एपिसोड 3 सगाई की रस्म। वो दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन दोनों भाइयों को साधना जी की आवाज सुनाई दी, जो आदित्य को बुला रही थी। आदित्य साधना जी से, जी दादी। साधना जी बोली, बेटा सिया को अंगूठी पहनाओ। आदित्य ने साधना जी के हाथ से अंगूठी लेकर सिया को पहना दी। जानकी जी के कहने पर सिया ने आदित्य को अंगूठी पहना दी। जानकी जी मेड से बोली, मिठाई लेकर आओ। मेड मिठाई लेकर आए तो जानकी जी ने सबसे पहले साधना जी को मिठाई खिलाई। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी बोले, माता जी 3 दिन बाद का मुहूर्त शादी के लिए अति उत्तम है। पंडित जी की बात सुनकर जानकी जी बहुत खुश हुई। सभी की सहमति के बाद 3 दिन बाद शादी की तारीख तय कर दी। रजावत फैमिली के जाने के बाद सिया अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर वापस नीचे हॉल में आई तो जानकी जी उसे देखकर बोली, कहाँ जा रही हो इस वक्त? सिया ऑफिस, इतना कहकर वो खुराना हाउस से बाहर निकल गई। सिया के जाने के बाद हम जानते हैं आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते से, पर हमें यकीन है शादी के बाद आपको हमारी बात समझ में आएगी। रात के समय रजावत मैंशन में टेरेस पर आदित्य और आहिर दोनों स्मोक कर रहे थे। तभी आहिर बोला, भाई 3 दिन बाद शादी है, आपकी गंदी आदत छोड़ दो। मेरी प्रिय भाभी श्री को शायद आपका स्मोक करना पसंद ना हो। आदित्य, रजावत किसी के मन से नहीं चलता, वो अपने मन का मालिक है। वैसे भी ये शादी सिर्फ नाम की होगी, क्योंकि मैं ये शादी मॉम के लिए कर रहा हूँ। उससे मुझे और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होती तो सभी लड़कियां एक जैसी ही बेईमान, धोखेबाज, मतलबी। दोनों भाई बातें कर रहे थे, तभी पीछे से काव्या जी आकर बोली, क्या बातें चल रही है दोनों के बीच? कभी माँ से भी बात कर लिया करो। काव्या जी की बात सुनकर दोनों भाई काव्या जी को सोफे पर बैठा लिया और उनके खुद भी बैठ गए। काव्या जी आदित्य से बोली, जानती हूँ तुम ये शादी सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हो। इतना याद रखना, तुम्हारी माँ ने कुछ सोच समझ ये फैसला किया है। आदित्य बोला, मॉम मैं आपकी बात मानकर शादी कर रहा हूँ, इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो सिर्फ इस घर की बहू होगी, मेरी कुछ नहीं। इतना कहकर वो टेरी से नीचे उतरकर अपने रूम में चला गया। आदित्य के जाने के बाद आहिर काव्या जी से बोला, मॉम रिलैक्स, आप उन्हें जानती है वो कैसे है, जब से उस लड़की ने उन्हें धोखा दिया है। काव्या जी बोली, मेरे बेटे को धोखा दिया था, तभी तो अपने कर्म भुगत रही है। इतना प्यार करता था मेरा बेटा उससे, जो हमेशा लड़कियों की इज्जत करता था, आज उन्हीं से नफरत करता है। काव्या जी की बात सुनकर आहिर बोला, मॉम अपने सिया को भाई के लिए ही क्यों चूज किया? किसी और को भी तो कर सकती थी। काव्या जी आहिर से, सिया नहीं भाभी बोलो, तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ है। आहिर होके अपने सिया भाभी को ही भाई के लिए क्यों चुना? काव्या, उसके नेचर की वजह से। आहिर, नेचर की वजह से। काव्या जी, जब तुम उसे जानने लगोगे खुद समझ जाओगे। अच्छा बहुत रात हो गई है, जाओ अपने रूम में, कल बहुत काम है। आहिर काव्या जी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह
खुराना हाउस में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। जानकी जी वेडिंग प्लानर के साथ पूरे खुराना हाउस को डेकोरेट करवा रही थी। उनके साथ पायल जो उनका सारा काम कर रही थी। सिया को पता था कि उसकी नानी चैन से नहीं बैठने वाली, इसलिए उसने पायल को उनकी मदद के लिए भेज दिया था। नेहा और करण भी उनकी सभी कामों में मदद करा रहे थे। जानकी जी नेहा से बोली जो काम से ही कम बिगाड़ जायदा रही थी। बेटा तुम रहने दो, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल ही सही है, ये काम मेड कर देंगी। जानकी जी ने नेहा को सिया के लिए उपटन बनाने के लिए कहा था, जो वो हल्दी के बाद लगाने वाली है, पर नेहा बनाने की जगह फैला रही थी। जानकी जी की बात सुनकर करण और पायल नेहा पर हंस दिए। उन दोनों को हंसते देख नेहा बोली, नानी देखो ये दोनों मुझ पर हंस रहे हैं, इन तो मैं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उन दोनों को पकड़ने के लिए भागने लगी। नेहा से बचने के लिए करण और पायल इधर उधर भाग रहे थे। उन तीनों को इसे लड़ाई करते देख जानकी जी बोली, बस बहुत हुआ, शादी की अभी बहुत सी तैयारी बाकी है और तुम तीनों को मस्ती सूझ रही है। जानकी जी नेहा से, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर पायल के साथ मार्केट जाओ, सामान की लिस्ट में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, और हाँ लिस्ट का कोई भी सामान रह ना जाए। नेहा जी नानी मैं अभी चेंज करके आती हूँ, और गेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा चेंज करने के बाद पायल के साथ मार्केट चली गई। सिया के रूम में सिया लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, क्योंकि कल ही उसे 2 न्यू प्रोजेक्ट मिले थे। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर एक रिदम के साथ चल रही थी। इस समय सिया ने एक ग्रे कलर का टॉप और व्हाइट कलर का शॉर्ट पहन रखा था। वो ये शादी सिर्फ अपनी नानी की वजह से कर रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर एक बार भी नहीं गई थी। अपने प्यार में मिले धोखे से आदित्य करता है लड़कियों से नफरत, वही सिया जिसे है लड़कों से नफरत। क्या अपनों के लिए की गई शादी सफल होगी? एपिसोड 4 हल्दी और मेहंदी। राजावत मैंशन के गार्डन में आदित्य के हल्दी के रस्म होने वाली थी। आज उसने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था, वही आहिर ने भी आदित्य के जैसा ही येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। हल्दी में कुछ गिने चुने लोग ही आए थे, जिसमें मैं उनका एक दोस्त मौर्य त्रिपाठी भी मौजूद था। मौर्य त्रिपाठी एक फेमस डॉक्टर हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर की लिस्ट में आता है। ये एक सिक्रेटरिस्ट भी है। मौर्य के डैड आदित्य के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मौर्य आदित्य आहिर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसलिए मौर्य की दोस्ती इन दोनों भाई से हो गई। मौर्य आदित्य और आहिर के पास आकर खड़ा हो गया, और दोनों भाई उसे बोला, भाई तुम दोनों तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। भाई ऐसी कौन है वो जिसके लिए आदित्य राजावत शादी के लिए तैयार हो गया? आदित्य मौर्य की बात सुनकर बोला, अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारी ये जो जुबान है ना, वो मैं अपने टाइगर को खिला दूंगा। आदित्य की धमकी सुन मौर्य एकदम चुप हो गया। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे शादी होनी है। आहिर जो मौर्य के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, वो बोला, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। शायद तुम्हारा हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, कहीं डॉक्टर मौर्य से भिखारी बन जाओ। आहिर की बात सुनकर मौर्य बोला, तुम दोनों भाई डेविल हो, जो किसी की खुशियां नहीं देख सकते। इतना कहकर वो साधना जी के पास चला गया, कहीं दोनों भाई उसकी बैंड ना बजा दे। मौर्य ने साधना जी की पैर छुए और इनकी हेल्थ के बारे में पूछा। फिर वो काव्या जी और अंशुमन जी से भी मिला। साधना जी के कहने पर आदित्य को हल्दी के लिए बैठा दिया और हल्दी की रस्म की शुरुआत की। सबसे पहले हल्दी साधना जी ने लगाए, उसके बाद काव्या जी और अंशुमन जी ने लगाए, फिर आहिर और मौर्य ने हल्दी लगाए। मौर्य आदित्य के हल्दी लगा काम बहुत ज्यादा रहा था, इसलिए आदित्य मौर्य को घूर रहा था, पर अपनी मॉम की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा था। हल्दी होने के बाद आदित्य अपने रूम में नहाने के लिए चला गया। साधना जी ने आदित्य को हल्दी लगने के बाद आदित्य की लगी हुई हल्दी सिया के लिए खुराना हाउस भेज दी गई। वही खुराना हाउस में सिया के रूम में सिया एक येलो कलर का लहंगा पहनकर बैठी थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके पास नेहा और पायल खड़ी थी, जो उसे तैयार कर रही थी। नेहा ने येलो कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था, वही पायल ने येलो कलर का सलवार को पहन रखा था। तभी वहां एक मेड आई और बोली, मेम बड़ी मेम नीचे बुला रही है, वो दूल्हे राजा के घर से हल्दी आ चुकी है। सिया ठीक है, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पायल और नेहा सिया को नीचे हॉल में ले आए।
क्योंकि हल्दी की रस्म हॉल में होने वाली थी। जानकी जी ने सिया को हल्दी के लिए एक चौकी पर बैठा दिया और उसकी नजर उतारी, फिर आदित्य की लगी हुई हल्दी में से सिया को हल्दी लगा दी। वही करण हल्दी की रस्म का फोटो शूट कर रहा था। उससे जानकी जी ने कहा, फोटो शूट बाद में करना, पहले सिया को हल्दी लगाओ। करण ने कैमरा नेहा को दे दिया और सिया के पास जाकर बैठ गया। जानकी जी के कहे अनुसार सिया को हल्दी लगा दी। नेहा और पायल ने भी सिया को हल्दी लगा दी। उन दोनों ने सिया को पूरी तरह हल्दी में रंग दिया था, जिस वजह से सिया ने उन दोनों को कूट दिया था, जिस वजह से वो दोनों जानकी जी के पास खड़ी थी। कहीं सिया उन्हें कोई पनिशमेंट ना दे दे। हल्दी की रस्म होने के बाद जानकी जी सिया से बोली, अब आप शादी से पहले घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अब आप अपने रूम में जाकर बाथ ले लीजिए, मैंने आपके कपड़े बाथरूम में रखवा दिए हैं। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म होनी थी। राजावत मैंशन में आदित्य ने सिर्फ अपने हाथ पर मेहंदी के नाम पर बस सिया का नाम लिखवाया था, जो कि खुद काव्या जी ने लिखा था। नाम लिखने के बाद काव्या जी आदित्य से बोली, इसे सूख जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो काम करना हो कर लेना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आहिर आदित्य के हाथ पर सिया का नाम देखकर काव्या जी से बोला, भाई के हाथ पर सिया का नाम अच्छा लग रहा है। काव्या जी आहिर को डांटते हुए बोली, आहिर सिया नहीं, सिया भाभी। आहिर येस मॉम, सिया भाभी। उनसे भाभी बहुत खींचकर बोला था, तो काव्या जी बोली, सुधर जाओ, अब तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, अब तुम उसके रूम में जाने से पहले परमिशन लेनी होगी। इतना कहकर वो हंस दी। वही खुराना हाउस में सिया ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा था। वो हॉल में सोफे पर बैठी थी, जहां दो पार्लर वाली लड़कियां उसके मेहंदी लगा रही थी और पायल, नेहा, करण मस्ती कर रहे थे। मेहंदी की रस्म में आज सिर्फ घर के लोग थे। जानकी जी ने सिर्फ कुछ खास लोगों को बुलाया था। पार्लर वाली लड़कियों ने सिया के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी। वो उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। सिया की मेहंदी लगने के बाद जानकी जी ने दोनों लड़कियों को नेक दिया और उनका पेमेंट दुगना कर दिया, क्योंकि दोनों ने सिया की बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। एपिसोड 5 शादी। आज आदित्य की शादी थी, इस वजह से पूरा राजावत मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैंशन के अंदर बारात की तैयारी हो रही थी। साधना जी और काव्या जी और अंशुमन जी कब से आदित्य का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से आदित्य आता हुआ दिखाई दिया। गोल्डन कलर की शेरवानी, रेड कलर की पगड़ी बांधे, जिस पर गोल्डन कलर की ब्रांच लगी हुई थी। हाथ में तलवार। आदित्य आज किसी रियासत के महाराजा लग रहा था, पर उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। आहिर जो आदित्य के पीछे आ रहा था, वो साधना जी से बोला, कैसे लग रहे हैं भाई दादी। साधना जी बिल्कुल किसी राजा की तरह। फिर काव्या जी ने आदित्य की आरती की तिलक लगाया। अंशुमन जी ने आदित्य के निछावर उतारी और नौकर को दे दी। सभी लोग गाड़ी में बैठकर खुराना हाउस के लिए निकल गए। खुराना हाउस में सिया के रूम में सिया तैयार हो चुकी थी। उसने लाल कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ उसने गले में जोधा हार, सिर पर टीका, कानों में भारी झुमके, हाथों में चूड़ा जिसने कलीरे बंधे हुए थे, पैरों में पायल और हाथों में लगी मेहंदी। आज वो किसी रियासत की महारानी लग रही थी। सिया को देखकर नेहा पायल से बोली, यार तू सच में किसी रियासत की महारानी लग रही है। पायल, जी मैम बिल्कुल। उन दोनों की बात सुनकर करण बोला, मेरी सभी बहन पहले से ही बहुत सुंदर है, उन्हें किसी रियासत की महारानी बनने कोई जरूरत नहीं है। करण की बात सुनकर सिया ने करण को कुछ नहीं कहा। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें ढोल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर नेहा विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, बारात आ गई है, मैं तो चली जीजा जी का स्वागत करने। इतना कहकर नेहा नीचे चली गई। उसके साथ पायल और करण भी चले गए। खुराना हाउस के दरवाजे पर बारात खड़ी थी। जानकी जी आदित्य का तिलक कर आरती उतारी। उसके बाद आदित्य ने अपनी तलवार से चौखट पर टंगे मटके को टच कर घर के अंदर प्रवेश किया। आदित्य के अंदर आने के बाद बारात भी अंदर आ गई। अंशुमन जी ने आहिर से कहा, आहिर आदित्य को मंडप में ले जाओ। आदित्य मंडप में बैठ गया। तभी पंडित जी जानकी जी से बोले, माता जी दुल्हन को बुलाए, मुहूर्त का टाइम हो गया। जानकी जी बोली, पंडित जी आ रही है। जानकी जी ने एक तरफ इशारा किया जहां करण सिया का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरह ला रहा था। आदित्य ने उस तरफ देखा तो वो सिया को देखता रहा, क्योंकि सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए।
पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू कर दी। फिर आदित्य और सिया ने एक दूसरे को बरमाला डाली और फेरे के लिए खड़े हो गए। फेरे होने के बाद दोनों अपनी जगह बैठ गए। फिर पंडित जी ने आदित्य से सिया की मांग भरने के लिए कहा और मंगलसूत्र पहनाने को कहा। आदित्य ने सिया की मांग भरकर मंगलसूत्र पहना दिया। मांग भरते समय सिया की नाक पर सिंदूर गिर गया। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले। आदित्य और सिया अपनी जगह पर खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने साधना जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद जानकी जी का आशीर्वाद, फिर काव्या और अंशुमन जी का भी आशीर्वाद लिया। आखिर पायल, नेहा, करण ने गले मिलकर सिया और आदित्य दोनों को कंग्रेचुलेशन किया। फिर सभी ने अपना खाना खाया। उसके बाद सिया की नानी सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और अपने ससुराल में सभी का सम्मान करना है। सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद नेहा, पायल और करण तीनों ने उसे गले लगाया। करण सिया का हाथ पकड़कर उसे आदित्य के कार में बैठा दिया, जिसमें उसके बगल में आदित्य बैठा था और फ्रंट सीट पर ड्राइवर और आहिर बैठे हुए थे। उसके बाद कार खुराना हाउस से निकलकर राजावत मैंशन के लिए निकल गई। उसके बाद साधना जी, काव्या जी, अंशुमन जी, जानकी जी से विदा लेकर आदित्य के कार के पीछे राजावत मैंशन के लिए निकल गए। आदित्य के कार में सिया विंडो से बाहर देख रही थी। वो रोई नहीं थी, पर उसकी आंखें लाल हो रही थी। आदित्य अपने फोन में लगा हुआ था और आहिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद कार राजावत मैंशन के बाहर रुकी। आदित्य आहिर कार से बाहर आए। ड्राइवर ने सिया की साइड का डोर खोला। सिया अपना लहंगा संभालते हुए आदित्य के बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर काव्या जी ने दोनों की आरती उतारी और सिया की गृह प्रवेश किया। उसके बाद दोनों को मंदिर में ले जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और दोनों को उनके रूम में भेज दिया। फिर सभी लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। आदित्य और सिया के रूम में जब दोनों अपने रूम में पहुंचे तो अंदर का नजारा देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रूम को सुहागरात के लिए तैयार किया गया था, जहां हर तरफ से फूलों से सजा हुआ था। कैंडल जल रही थी। दोनों रूम के अंदर चले गए। सिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वही आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर बेड पर हो रही डेकोरेशन को हटा दिया और सिया से बोला, मुझसे दूर रहना, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मॉम के लिए की है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, वरना तुम लड़कियों को तो बहाना चाहिए लड़कों के पास जाने का। आदित्य की बात सुनकर सिया को, जो रूम को देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आदित्य के सामने जाकर बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी वाइफ बनने में, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी नानी के लिए की है। सिया को खुद पर चिल्लाता देख आदित्य उसके हाथ को कसके पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, मेरे मामले से दूर रहना, नफरत है मुझे लड़कियों से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया आदित्य के आंखों में देखकर बोली, मेरे मामले से दूर रहना, मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने आदित्य की पकड़ से अपना हाथ छूटा लिया और अपने सूटकेस को खोलकर अपना नाइट सूट उठाया और बाथरूम चली गई। सिया के जाने के बाद आदित्य इंटरेस्टिंग, आज पहली बार किसी ने आदित्य राजावत की आंखों में देखकर जवाब दिया है, मजा आएगा तुम्हारी ये अकड़ तोड़ने में। मिसेज सिया आदित्य राजावत। एपिसोड 6 रसोई की रस्म। आदित्य अपने आप से बात कर रहा था कि उसे बाथरूम के गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। सिया बाथरूम में चेंज कर बाहर आई। इस समय उसने एक व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर का लोवर पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वही आदित्य सिया एक नजर देखकर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। सिया जो बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी, उसकी नजर जब आदित्य पर गई तो वो उसकी को देखती रह गई। इस समय उसने सिर्फ नीचे लोवर पहन रखा था, जिस वजह से सिया को उसके 10 पैक्स और मसल्स दिख रही थी और एक हाथ में टॉवल थी जिससे वो अपने बाल पोंछ रहा था। सिया जो आदित्य को देख रही थी, उसका ध्यान आदित्य की आवाज से टूटा जो उससे कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को छेड़े, चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। सिया आदित्य की बात सुनकर बोली, मैं बेड पर सोऊंगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो सकते हो। इतना कहकर सिया चादर ओढ़कर बेड पर लेट गई।
आदित्य ने जब देखा तो उसने सिया का हाथ पकड़कर एकदम बेड से नीचे गिरा दिया, जिससे सिया का हाथ बेड के पास रखी टेबल लग गया, जिससे सिया के हाथ में खून निकलने लगा। सिया आदित्य से कुछ कहने वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। सिया ने एक नज़र फोन पर शो हो रहे नाम को देखा, फिर आदित्य को देखकर बोली तुम्हें तो मैं देख लूंगी। इतना कहकर सिया अपना फोन उठाकर बालकनी में चली गई। आदित्य सिया को जाते हुए देखा और बेड पर जाकर लेट गया। लगभग आधे घंटे बाद सिया रूम में वापस आए और सोफे पर बैठ गई। आदित्य जो बेड पर लेटा हुआ था, उनसे आंख खोलकर सिया की तरह देखा जो किसी सोच में थी। सिया सोफे पर लेट गई और अपनी आंख बंद कर ली। अगली सुबह आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सो रही थी। आदित्य ने एक नज़र उसको देखा, फ्रेश होकर जिम चला गया। आदित्य जिम में पहुंचा तो उसने देखा कि आहिर पहले से ही जिम में मौजूद था। आहिर आदित्य को देखकर गुड मॉर्निंग भाई। आदित्य गुड मॉर्निंग। फिर दोनों भाई अपना वर्कआउट करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद सिया की आंख डोर नॉक होने से खुली। सिया ने गेट खोला तो गेट पर काव्या जी खड़ी थी। काव्या जी अंदर आए और सिया से बोली गुड मॉर्निंग बेटा। सिया गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी नहीं मॉम बोलो जैसे आदित्य और आहिर बोलते हैं। फिर बेड पर कपड़े रखते हुए बोली बेटा आज तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं। इतना कहकर काव्या जी सिया के सर पर हाथ फेर कर रूम से चली गई। काव्या जी के जाने के बाद सिया बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आई। सिया ने इस समय ब्लाउज और साड़ी शेप पहन रखा था। उसमें बेड से साड़ी उठाई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बांधने लगी। तभी आदित्य रूम में आया। सिया को ब्लाउज और साड़ी शेप में देखकर वो रुक गया। तभी उसकी नजर सिया की कमर के तिल पर गई तो उसका गला सूखने लगा। सिया जो साड़ी बांध रही थी, गेट खुलने की आवाज सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने जल्दी से अपने आप को साड़ी से कवर कर लिया। आदित्य ने जब देखा कि सिया अपने आप को कवर कर रही है तो वो जल्दी से बाथरूम चला गया। आदित्य के जाने के बाद सिया ने जल्दी से अपनी साड़ी बांध ली और तैयार हो गई। आदित्य जब शावर लेकर बाहर आया तो सिया को देखता रह गया, क्योंकि सिया ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी और चूड़ा, पैरों में पायल। सिया आज बहुत सुंदर लग रही थी। आदित्य का ध्यान टूटा तो वह क्लोजेट चला गया और एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन कर आया, जिसमें आदित्य बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सिया आदित्य के साथ हॉल में पहुंची तो सभी लोग उसे देखने लगे। काव्या जी ने सिया की नजर उतारी। सिया ने साधना जी, काव्या जी और अंशुमन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आहिर सिया को देखकर बोला सिया यू लुकिंग गोर्जियस। सिया ने आहिर की बात सुनकर थैंक्स कहा। काव्या जी आहिर से आहिर भाभी बोलो तुम्हारे भाई की वाइफ है वो। सिया बोली कोई नहीं, वैसे भी ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काव्या जी सिया की बात सुनकर बोली जैसी तुम्हारी मर्जी। साधना जी सिया से बोली बेटा आज आपकी पहली रसोई की रस्म है तो अब बस मीठे में कुछ बना दीजिए। सिया बोली दादी माँ हमें खाना बनाना आता है, हमें बता दीजिए हम वही बना देंगे। काव्या जी सिया को अपने साथ किचन में ले गई। सिया ने मीठे में खीर, खाने में आलू की सब्जी, पूरी, कचौरी, बूंदी का रायता बनाया। काव्या जी के कहने पर मेड ने खाना डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया। सभी लोगों ने खाना खाया। अंशुमन जी ने सिया के सिर पर एक किस कर ली और बोले बहुत अच्छा खाना बनाया है। साधना जी और काव्या जी ने भी सिया की तारीफ की और तीनों ने सिया को गिफ्ट दिए। आहिर ने सिया को डायमंड की ईयर रिंग गिफ्ट दी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया। आदित्य के ऐसे जाने पर काव्या जी सिया से बोली वो ऐसा ही है। काव्या जी ने सिया को उसके रूम में भेज दिया। आहिर ऑफिस के लिए निकल गया। अंशुमन जी भी अपने ऑफिस चले गए। साधना जी और काव्या जी दोनों अपने अपने रूम में चली गई। सिया अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का वर्क करने लगी। एपिसोड 7 सिया की इंफॉर्मेशन। राजावत इंडस्ट्री में आदित्य के केबिन में आदित्य अपनी चेयर पर बैठा था। उसके सामने वाली चेयर पर आहिर बैठा हुआ था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और आदित्य का असिस्टेंट रोहन अंदर आया। रोहन ने आदित्य और आहिर को गुड मॉर्निंग विश किया। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आदित्य रोहन से इंफॉर्मेशन मिली जी सर, और एक फाइल आदित्य की तरह बढ़ा दी। रोहन को आदित्य ने बोलने का इशारा किया। रोहन बोला सर मेम खुराना इंडस्ट्री की मालकिन है। उन्होंने अपने मॉम डैड की डेथ के बाद 15 साल की उम्र में
अपने डैड का बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया और अपने दम पर एशिया की नो वन बिजनेस वूमेन बनी है। मैम की फैमिली में उनकी नानी जानकी जी, मैम की असिस्टेंट पायल, बॉस मिस पायल अनाथ है, इसलिए वो खुराना हाउस में सिया मैम के साथ रहती हैं। उनकी बचपन की दोस्त डॉक्टर नेहा शर्मा और उनके भाई करण शर्मा है। डॉक्टर नेहा, जो कि एक गायकोलॉजिस्ट है, और मिस्टर करण एक बिजनेसमैन है और सिया मैम के बिजनेस पार्टनर भी है। सर एक और बात है, आदित्य क्या रोहन सर, आज से 10 साल पहले खुराना हाउस में मैम के अलावा एक बच्चा और लड़की थी जिनके बारे में हमें कुछ भी पता चला, यहाँ तक कि सर हमें उनका नाम क्या एक फोटो भी नहीं मिला। सर उस लड़की और बच्चे के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि आज से 10 साल पहले मॉम डैड की मौत के बाद से लड़की और बच्चे को ना किसी ने देखा, ना किसी को पता कि वो कहाँ है। आदित्य और आहिर को रोहन की बात सुनकर बोले, मतलब कुछ तो हुआ था 10 साल पहले की। रोहन जी सर, मैम के जानने वाले लोगों का कहना है कि मैम बहुत ही शरारती थी, हंसती खेलती रहती थी। अचानक वो एकदम शांत हो गई, ना किसी से मिलाना ना बात करना। सर मैम का 10 साल पहले लगातार 3 महीने मैम का इलाज हुआ था। उनका इलाज डॉक्टर नेहा के डैड ने किया था। आखिर किस चीज का रोहन सर पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हमें कुछ पता चले। आदित्य, ओके तुम न्यू प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाओ। रोहन जी सर, इतना कहकर रोहन आदित्य के केबिन से निकलकर अपने केबिन में चला गया। रोहन के जाने के बाद आहिर आदित्य से, ब्रो क्या सोच रहे हो? आदित्य बोला, यही कि वो बच्चा और लड़की कौन है। जहां तक हमें पता है सिया की सिर्फ नानी है, उसका ना कोई भाई है ना बहन है। आहिर आदित्य को देखकर, सिया का किस चीज का ट्रीटमेंट हुआ था कि उसे लगातार 3 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ा। आहिर कुछ सोचकर बोला, भाई एक बात तो कंफर्म है, सिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आदित्य, बिल्कुल। आहिर, मतलब? आदित्य, यही कल रात मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा था, बहुत कुछ छुपा है उसकी आंखों में। आहिर, भाई अपने उसकी आंखें कैसे देख ली? कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को किस तो नहीं किया? आदित्य, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने कल रात के बारे में उसे बता दिया। आदित्य और आहिर एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर देते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आदित्य की बात सुनकर आहिर रियली एक लड़की ने आदित्य राजावत को जवाब दिया, वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर। अनएक्सपेक्टेड। वही राजावत मेंशन में सिया किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वो गुस्से से बोली, उठा लो साले को, उसे भी तो पता चले सिया खुराना क्या चीज है, और अच्छे से खातिरदारी करना जब तक मैं ना आ जाऊं। दूसरी तरफ से, जी मैम, इतना कहकर सिया ने फोन कट कर दिया। अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। शाम के करीब 8 बजे आदित्य और आहिर ऑफिस से घर आए। आहिर अपने कमरे में चला गया, आदित्य अपने कमरे में। आदित्य जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सिया लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। आदित्य उसे देखकर अपने मन में बोला, क्या हो तुम? तुम्हारे राज को बेराज तो मैं करके रहूंगा। इतना कहकर वो बाथरूम चला गया। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। सिया साधना जी से बोली, दादी क्या मैं कल से अपने ऑफिस जा सकती हूँ? साधना जी सिया की बात सुनकर बोली, जी बेटा जी, ये आपका घर है, आपको किसी काम के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सिया, थैंक यू दादी माँ। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने रूम में चले गए। सिया रूम में जाकर सोफे पर लेट गई। उसे आदित्य से बहस करने को कोई मन नहीं था, क्योंकि कल उसे अपने ऑफिस जाना था। कुछ देर बाद सिया सो गई। आदित्य जो स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सो रही थी। आदित्य सिया को देखता है तो वो सिया के मासूम से चेहरे में खो जाता है। उसकी नजर सिया के गुलाबी होंठ पर आकर रुक गई। सिया के गुलाबी होंठ देखकर आदित्य का मन उन्हें किस करने को हुआ। अचानक उसे होश आया कि वो क्या सोच रहा है। वो तुरंत बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उससे भी नींद आ गई। अगली सुबह सिया की नींद उसके फोन के बजने से खुली। सिया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से पायल बोली, गुड मॉर्निंग मैम। पायल की गुड मॉर्निंग सुनकर सिया गुस्से में बोली, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए सुबह सुबह कॉल की? सिया की बात सुनकर पायल जल्दी से बोली, नहीं मैम, मैंने इसलिए कॉल की थी, आज आप ऑफिस आ रही है या नहीं, क्योंकि मिस्टर जॉनसन आपसे मिलना चाहते हैं। सिया बोली, मैं ऑफिस आऊंगी, तुम मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। पायल, जी मैम। इतना कहकर पायल ने फोन कट कर दिया।
एपिसोड 8 सिया के पीरियड। सिया सोफे से उठकर बाथरूम जा रही थी कि वो आदित्य से टकरा गई। टकराने की वजह से सिया गिरने को हुई कि आदित्य ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने आप से चिपका लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी उनके रूम का डोर खुला और आहिर अंदर आया। उसने उन दोनों को देखा तो वो तुरंत पीछे घूम गया और बोला, भाई स्टडी रूम में आना, कुछ जरूरी बात करनी। इतना कहकर आहिर रूम से बाहर चला गया। आहिर की आवाज सुनकर सिया और आदित्य एक दूसरे से अलग हो गए। सिया एक नजर आदित्य को देखकर बाथरूम चली गई। आहिर स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में सिर्फ आदित्य और आहिर थे। आहिर आदित्य से, भाई वो हमारा शिप पकड़ा गया है। आहिर की बात सुनकर आदित्य गुस्से से बोला, कैसे हुआ ये सब? आहिर ये सब खन्ना का काम है। आदित्य कुछ सोचकर बोला, जाने दो, शिप को हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई खन्ना अपनी मौत से करेगा। इतना कहकर आदित्य मुस्करा दिया। आदित्य की बात सुनकर आहिर भी मुस्करा दिया और बोला, बकाई कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई थी। वही सिया बाथरूम से निकलकर क्लोजेट चली गई और ऑफिस के लिए फॉर्मल सूट पहनकर बाहर आई। इस समय सिया के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में गई, जहां पहले से ही सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिया काव्या जी और साधना जी को बाय बोलकर खुराना इंडस्ट्री के लिए निकल गई। आदित्य और आहिर भी रजावत इंडस्ट्री के लिए निकल गए और अंशुमन जी भी अपने ऑफिस चले गए। खुराना इंडस्ट्री में सिया के केबिन में एक आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सिया उसके सामने चेयर पर बैठी थी। उस आदमी को देखकर बोली, क्यों मिस्टर सिंह, मजा आ रहा है ना? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई? मिस्टर सिंह सिया के पैरों को पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं पैसे के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए उस प्रोजेक्ट की डिटेल चोरी की थी। सिया मिस्टर सिंह की बात सुनकर उनके के हाथ को अपने पैर के नीचे दबाकर बोली, मुझे धोखा देने वाले से सख्त नफरत है, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। मेरी नजर में सिर्फ एक सजा है, वो है मौत। इतना कहकर सिया ने मिस्टर सिंह के सिर के बीचों बीच अपनी गन से गोली चला दी, जिससे केबिन में खून की धारा बह गई। फिर सिया पायल को देखकर, क्लीन दिस फकिंग ब्लड, इतना कहकर सिया चेयर पर जाकर बैठ गई और मिस्टर सिंह की डेड बॉडी देखकर बोली, सबके धोखे का हिसाब होगा, बस एक बार वो ठीक हो जाए। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो हंस रही थी। अचानक सिया ने अपनी आंखें खोली, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। वही आहिर के केबिन में आहिर अपने फोन में एक फोटो देख रहा था, जिसमें एक 13 साल की एक बच्ची हंस रही थी, जिसे देखकर आहिर बोला, कहाँ हो एंजल, तुम्हारा हनी तुम्हें मिस कर रहा है, आ जाओ। इतना कहकर उसके उस फोटो पर किस कर लिया। ऐसी ही 2 हफ्ते बीत गए। इन 2 हफ्तों में सिया और आदित्य जब भी एक दूसरे से बात करते तो उनकी लड़ाई हो जाती थी। सिया ज्यादातर चुप रहा करती थी। वो सिर्फ काव्या जी और साधना जी से बात किया करती थी। अंशुमन जी और आदित्य आहिर से दूर दूर रहती थी। ये बात अंशुमन जी नोटिस करते थे पर कुछ नहीं कहते थे। रात के समय रजावत मेंशन में डाइनिंग टेबल पर सिया के अलावा सभी लोग अपना डिनर कर रहे थे। तभी अंशुमन जी काव्या जी से बोले, सिया कहाँ है? अंशुमन की बात सुनकर आदित्य और आहिर काव्या जी को देख रहे थे, जैसे वो भी जानना चाहते हो कि सिया कहाँ है। काव्या जी बोली, वो सिया अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई है। सिया ने मुझे फोन करके कहा था कि आज उसकी कोई मीटिंग है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी। काव्या जी की बात सुनकर अंशुमन जी बोले, ठीक है, उससे फोन करके कह देना कि डिनर कर ले, खाली पेट ना रहे। अब अंशुमन जी की बात सुनकर काव्या जी मुस्कुराकर बोली, मैंने उसे पहले ही बोल दिया था। डिनर करने के बाद साधना जी, अंशुमन जी और काव्या जी अपने रूम में चले गए। आदित्य और आहिर स्टडी रूम में चले गए। लगभग 2 घंटे बाद रजावत मेंशन में एक कार आकर रुकी, जिसमें से सिया बाहर आई, जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। सिया अपने रूम में जाकर सोफे पर आंख बंद करके लेट गई, क्योंकि उसे पीरियड आया हुई थे। सिया को जब भी पीरियड आते थे तो उसे पेट और कमर के दर्द की वजह से बुखार भी आ जाता था, जिस वजह से सिया का पूरा चेहरा लाल हो रहा था। तभी आदित्य स्टडी रूम से अपने रूम में आया तो उसने सिया को देखा कि उसका फेस रेड हो रहा है और उसके फेस पर दर्द की लकीरें थी। उसे देखकर आदित्य को अंशुमान जी की सुबह की बात याद आ गई। कौन थी वो लड़की जिसे सिया ने देखा था?
आदित्य को कौन सी बात कही थी अंशुमन जी ने? एपिसोड 9 अंशुमन जी की बात। फ्लैशबैक। सुबह के समय स्टडी रूम में अंशुमन जी आदित्य और आहिर से थे। अंशुमन जी आदित्य से बोले, आदित्य क्या सिया कि तुम दोनों से कोई लड़ाई हुई है? आदित्य, नहीं डैड, कोई लड़ाई नहीं हुई है। अंशुमन जी, तो फिर सिया तुमसे और आहिर से बात क्यों नहीं करती है? आदित्य, पता नहीं डैड, वो शुरू से ही मुझसे और आहिर से दूर रहकर बात करती हैं। फिर आदित्य दोबारा बोला, मुझे पसंद भी नहीं कि कोई लड़की मेरे पास आए। आदित्य की बात सुनकर अंशुमन जी बोले, वो कोई और लड़की नहीं तुम्हारी वाइफ है। और कब तक अपने पास्ट में रहो जियोगे? आदित्य, नफरत है मुझे लड़कियों से। अंशुमन जी आदित्य की बात सुनकर बोले, अगर तुम्हें औरतों से नफरत है तो तुम्हारी मोम और दादी भी तो औरत है। अंशुमन जी की बात सुनकर आदित्य शांत हो गया। अंशुमन जी आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी हो। सिया बहुत अलग है। अंशुमन जी की बात सुनकर आदित्य अंशुमन जी से बोला, डैड आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। अंशुमन आदित्य से बोले, आदि मैंने उसकी आंखों में एक दर्द और खालीपन देखा है जो कि एक हद से ज्यादा है। शायद इस वजह से वो हम तीनों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। आहिर, जो अब तक शांत बैठकर आदित्य और अंशुमन जी की बात सुनकर बोला, आप कहना क्या चाहते हैं डैड कि सिया हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं? अंशुमन जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब वो तुम्हारी मोम और दादी से बात करती हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। जब भी वो मुझसे या तुम दोनों से बात करती हैं तो दूर दूर रहती है, क्योंकि वो जब भी हमसे बात करती है तो उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। शायद तुम दोनों ने नोटिस नहीं किया होगा। आदित्य बोला, डैड ऐसा कुछ नहीं है। अंशुमन जी, बापू तुम्हारा अपने बच्चों की आंखें देखकर बता सकता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। जैसे आहिर की आंखों में किसी का इंतजार पड़ा है और तुम्हारी आंखों में नफरत के साथ दर्द है, वैसे ही सिया की आंखों में भी मैंने दर्द और खालीपन देखा है। इसलिए तुम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम दोनों एक बार उसे समझने की कोशिश करो। इतना कहकर अंशुमन जी स्टडी रूम से बाहर चले गए। आदित्य और आहिर को उनकी सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्लैशबैक एंड। रूम का डोर खुलने की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि आदित्य उसे देख रहा है। सिया सोफे से उठकर क्लोजेट जाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम जा रही थी। तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी जो सिया को बुला रहा था। आदित्य सिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और सिया से बोला, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? सिया आदित्य की बात सुनकर बोली, हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है, शावर ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर सिया आदित्य के साइड से होकर बाथरूम चली गई। सिया बाथरूम जाकर शावर लिया और कपड़े पहनकर बाहर आ गई और सोफे पर जाकर लेट गई। आदित्य जो बेड पर लेटा हुआ था वो सिया को देख रहा था। वो अपने फोन में बोला, इसे सिर्फ थकान नहीं है, कोई और बात है जो ये बता नहीं रही है। थोड़ी देर बाद आदित्य और सिया दोनों सो गए। रात के करीब 1 बजे आदित्य की आंख प्यास की वजह से खुली तो उसने बेड से उठकर पानी पिया। जब वो पानी पी रहा था तो उसकी नजर सिया की तरफ गई, जो पसीने में भीगी हुई थी और नींद में बेचैन लग रही थी। आदित्य पानी का गिलास टेबल पर रख सिया के पास सोफे पर आया तो उसने सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने के लिए जैसे ही उसे छुआ तो उसने देखा कि सिया का पूरा शरीर गर्म पड़ रहा था। आदित्य के छूने से सिया की आंख खुल गई। उसने देखा कि आदित्य उसके सामने खड़ा था और उसका एक हाथ उसके गाल पर था। सिया ने तुरंत आदित्य का हाथ अपने गाल से हटा दिया और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ने सिया की बात अनसुनी कर दी और बोला, तुम्हें इतना बुखार क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें? सिया आदित्य की बात सुनकर बोली, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आदित्य, कैसे ठीक हो जाएगा बगैर दवाई के? मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, उसे खाकर चैन से बेड पर जाकर लेट जाओ। आदित्य की बात सुनकर सिया बोली, मैं दवाई नहीं ले सकती। आदित्य, क्यों? सिया, क्योंकि मुझे पीरियड आए हुए हैं। जब भी मुझे पीरियड आते हैं तो मुझे बुखार आ जाता है। सिया की बात सुनकर आदित्य शांत हो गया और कुछ देर बाद बोला, ठीक है, तुम बेड पर जाकर सो जाओ, यहाँ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। सिया बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। आदित्य ने जब देखा कि सिया उसकी बात नहीं सुन रही है तो उसने नीचे झुककर सिया को गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया और बोला, शांति से यहाँ लेट जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया के पेट कमर में बहुत दर्द हो रहा था,
इसलिए उसने आदित्य से बहस ना कर चुपचाप बेड पर आंख बंद कर लेट गई। आदित्य एक नज़र सिया को देख अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। एपिसोड 10 आदित्य की केयर सिया के लिए। बालकनी में जाकर आदित्य ने मौर्य को कॉल किया। एक रिंग के बाद मौर्य ने आदित्य का फोन उठा लिया और बोला, हाँ भाई बोल, इतनी रात को कॉल क्यों किया है? आदित्य मौर्य से बोला, मेरी बात ध्यान से सुन और बता मुझे क्या करना है। आदित्य की बात सुनकर मौर्य बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? तू और आहिर ठीक हो ना? मौर्य ने घबराते हुए पूछा। मौर्य की बात सुनकर आदित्य बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुझे कॉल इसलिए किया है कि सिया को पीरियड की वजह से बुखार आ गया है, वो दवाई लेने से मना कर रही है। आदित्य की पूरी बात सुनकर मौर्य बोला, पीरियड में बुखार तब आता है जब किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। आदित्य बोला, हाँ शायद उससे दर्द हो रहा है क्योंकि उसका फेस रेड हो रहा है। मौर्य आदित्य से बोला, भाई तू ऐसा कर कि भाभी के लिए शुगर सिरप पीने के लिए दे और हॉट वाटर बोतल से उनके पेट और कमर की सिकाई करें तो उनको दर्द से राहत मिलेगी। पीरियड में दवाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मौर्य से बात करने के बाद आदित्य रूम में आया तो उसने देखा कि सिया पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य रूम से बाहर निकलकर किचन में गया और सिया के लिए शुगर सिरप और हॉट वाटर बोतल रूम में ले आया। वो बेड के पास जाकर सिया से बोला, सिया उठो। आदित्य की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली। आदित्य ने अपने हाथ में से नाइट स्टैंड पर शुगर सिरप का कप और हॉट वाटर बोतल रख दी और सिया को सीधे बैठा दिया और बोला, सिया को शुगर सिरप का कप पकड़ाकर बोला, इसे पी लो, इससे तुम्हें दर्द से आराम मिलेगा। सिया को आदित्य की केयर अच्छी लग रही थी क्योंकि जब से उसे पीरियड आना शुरू हुआ था उसे हर बार ऐसा ही दर्द होता था और बुखार आ जाता था, पर सिया कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को नहीं बताती थी। अगर उसे ज्यादा ही परेशानी होती थी तो वो नेहा से बात करके इंजेक्शन ले लिया करती थी। सिया शुगर सिरप पीते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने हॉट वाटर बॉटल लेकर सिया के पेट से उसके नाइट सूट को ऊपर पेट पर सिकाई करने लगा। सिया आदित्य से बोली, मैं कर लूंगी। तो आदित्य सिया से बोला, पहले तुम शुगर सिरप खत्म करो, उसके बाद तुम कर लेना, तब तक मैं कर देता हूँ। आदित्य सिया के पेट पर सिकाई करते हुए उसकी नजर बार बार सिया के गोरे पेट पर जा रही थी। सिया के गोरे पेट को देखकर वो अपना गला बार बार तर कर रहा था। सिया ने शुगर सिरप पीने के बाद कप नाइट स्टैंड पर रख दिया और आदित्य के हाथ से हॉट वाटर बॉटल लेकर अपने पेट की सिकाई करने लगी। आदित्य सिया की तरफ से हटकर बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सिया के सो जाने के बाद आदित्य उसे देखते हुए सो गया। अगली सुबह आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा सिया आराम से बेड पर सो रही थी। आदित्य उसके मासूम चेहरे में खो गया। इस समय सिया किसी 5 साल की बच्ची लग रही थी। आदित्य बेड से उठकर सिया के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका बुखार चेक किया। जब उसने देखा कि सिया को बुखार नहीं है तो बाथरूम में फ्रेश होकर जिम में चला गया। जिम में पहुंचकर आदित्य ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। आहिर जब जिम आया तो उसने देखा कि आदित्य पुशअप कर रहा था। फिर आहिर भी अपनी एक्सरसाइज करने लगा। लगभग 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद आदित्य जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। आदित्य उसे देखकर बोला, सिया आज तुम ऑफिस जा रही हो? सिया, हाँ जा रही हूँ। आदित्य बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर सिया बोली, आप परेशान ना हो क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से होता है, मुझे इसकी आदत है। इतना कहकर सिया रूम से निकलकर बाहर चली गई। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा। आदित्य बाथरूम में जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया और सिया की बात सोच रहा था। फिर शावर लेकर क्लोजेट जाकर एक ब्लू कलर का फॉर्मल सूट पहनकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसके एक साइड में आहिर आकर बैठ गया। आहिर ने आज ग्रे कलर का फॉर्मल सूट पहन रखा था और उसकी साइड में सिया बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। सिया ब्रेकफास्ट कर काव्या जी और साधना जी को बाय बोलकर ऑफिस चली गई। आदित्य और आहिर भी राजावत इंडस्ट्री चले गए। आदित्य के केबिन में आहिर अंदर आया तो उसने देखा कि आदित्य चेयर पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आहिर आदित्य की सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और बोला, भाई सिया के ख्यालों में खोए हुए हो? आदित्य, हाँ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आहिर, क्या सोच रहे हो? सिया के बारे में जो इतने खो गए थे। आदित्य आहिर की बात सुनकर बोला, कल रात सिया को बुखार आ रहा था। आहिर बोला, तो वो आज ऑफिस क्यों गई?
जब उसकी खराब थी। आदित्य बोला उसे बुखार पीरियड की वजह से आया। मैंने मौर्य से पूछा तो उसने बताया कि जब किसी के बहुत ज्यादा दर्द हो तो उसे पीरियड में बुखार आता है। ताजुब की बात यह है कि सिया ने कल एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि उसको दर्द हो रहा है, पर उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। जब वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही तो मैं उससे बोला कि उसे रेस्ट करना चाहिए, तो वो बोली कि मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे शुरू से पीरियड में बुखार आता है। आदित्य की बात सुनकर आहिर बोला क्या मतलब वो इतना दर्द बचपन से झेल रही है? आदित्य हाँ, उसकी बातों से यही लग रहा था। आहिर कुछ सोचकर बोला भाई कहीं आपको सिया से प्यार तो नहीं हो गया, जो आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो? अगर उसने कहा है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला ऐसा कुछ नहीं है, रात में उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता है कि पीरियड में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर आदित्य बात बदलते हुए आहिर से बोला तुम यहाँ किस काम से आए थे? आहिर वो खन्ना को हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है, वो हेल में है। आहिर की बात सुनकर आदित्य ने एक फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही खुराना इंडस्ट्री में सिया के केबिन में नेहा बैठी हुई थी। नेहा सिया से क्या कल रात फिर से दर्द हुआ था? सिया हाँ। सिया की हाँ सुनकर नेहा ने अपनी केप में से एक इंजेक्शन निकालकर सिया की बाजू पर लगा दिया और बोली आज तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हें दर्द से राहत मिले। नेहा की बात सुनकर सिया पायल से बोली आज मेरी सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। पायल ठीक है मैम। सिया केबिन से अटैच रूम में चली गई। इस रूम में सभी फैसिलिटीज थी। सिया रूम में जाकर बेड पर लेट गई। सिया को बेड पर लेटे 5 मिनट हुए होंगे कि उसका फोन रिंग हुआ। सिया ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनकर सिया जल्दी से रूम से निकलकर बाहर आई। नेहा जब सिया को बाहर जाते देखा तो वो बोली सिया कहाँ जा रही हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नेहा की बात सुनकर सिया बोली उसे फिर से पैनिक अटैक आया है। नेहा क्या केस है सिया पता नहीं। चलो नेहा हाँ चलो। सिया पायल से ध्यान रखना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। इतना कहकर सिया और नेहा केबिन से निकलकर पार्किंग में जाकर कार में बैठकर खुराना इंडस्ट्री से बाहर निकल गई। दोनों की कार जाने के बाद एक आदमी पिलर के पीछे से बाहर आया और किसी को फोन किया। वो आदमी फोन के दूसरी तरफ वाले से बोला बॉस वो ऑफिस से बाहर गई है, बहुत जल्दी में थी, उनकी दोस्त भी उनके साथ है। फोन के दूसरी तरफ का आदमी बोला पीछा करो कहाँ जा रही है? जी बॉस। वो आदमी फोन काटकर सिया की गाड़ी का पीछा करने लगा। रास्ते में सिया कार ड्राइव कर रही थी, उसके बगल में नेहा बैठी हुई थी। सिया ने अचानक कार मोड़ दी। सिया के कार मोड़ने पर नेहा बोली तुमने कार क्यों मोड़ दी? हमें तो उस रास्ते जाना था ना। नेहा की बात सुनकर सिया बोली कोई हमारा पीछा कर रहा है। नेहा बोली क्या? सिया हाँ, और उसने सिया को मिरर में देखने को कहा। नेहा मिरर में देखकर बोली हाँ सच में कोई हमारा पीछा कर रहा है। सिया नेहा से अपनी सीट बेल्ट कस के लगा लेना। नेहा बोली क्यों? सिया अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सिया ने अपनी कार फुल स्पीड में चलाकर उस आदमी से बहुत दूर निकल गई। कार में नेहा सीट को पकड़कर बैठी हुई थी क्योंकि सिया ने उस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए कार फुल स्पीड में जो चलाई थी। सिया की कार बहुत आगे निकल चुकी थी। जो आदमी सिया की कार का पीछा कर रहा था वो रुक गया क्योंकि उसे सिया की कार कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसने अपना फोन निकलकर किसी को कॉल किया और बोला सॉरी बॉस वो मैं कार का पीछा नहीं कर पाया, शायद उन्हें पता चल गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने रास्ता बदलकर फुल स्पीड से कार लेकर चली गई। दूसरी तरफ से आवाज आई मैं तुम्हें किस चीज के पैसे देता हूं जो तुम पर इतना सा काम नहीं हुआ। इतना कहकर उस फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी ने फोन कट कर दिया। किसने बोला था उस आदमी से सिया का पीछा करने? किसको पैनिक अटैक आया था? उसके लिए सिया को अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रहा। एपिसोड 12 कमर पर चोट के निशान। लगभग 1 घंटे बाद सिया की कार एक फार्म हाउस के बाहर जाकर रुकी। सिया की कार देखकर फार्म हाउस के वॉचमैन ने गेट खोल दिया। सिया की कार फार्म हाउस के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में 2 लड़के चेयर पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ था जो खून से लथपथ था। ये दोनों लड़के आदित्य और आहिर थे। उनके सामने चेयर से बंधा हुआ और कोई नहीं खन्ना था।
आदित्य अपनी चेयर से उठकर खन्ना के पास जाकर खड़ा हो गया और खन्ना के चेहरे पर चाकू घुमाने लगा और बोला, तो खन्ना कैसी लगी मेरी खातिरदारी? मजा तो आया होगा। आदित्य की बात सुनकर आहिर बोला, भाई सच में आप भी मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हमारी खातिरदारी में कभी कोई कमी नहीं हो सकती क्यों खन्ना? आहिर ने कहा। आहिर और आदित्य की बात सुनकर खन्ना को आंखों में डर दिखाई दे रहा था। आदित्य खन्ना की आंखों में डर देखकर बोला, डरना जरूरी है? खन्ना किंग को धोखा जो दिया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर आदित्य ने खन्ना की आंख में चाकू घुसा दिया, जिससे खन्ना की चीख सुनाई दी। आदित्य ने खन्ना की दोनों आंखें निकाल दी। खन्ना खून से लथपथ हो गया था। वो दर्द में चीख रहा था, पर आदित्य और आहिर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य अपने गार्ड से बोला, खन्ना को उठाकर शेर के सामने डाल दो। गार्ड ने खन्ना को शेर के सामने जाकर डाल दिया। शेर खन्ना का मांस नोच रहा था। खन्ना दर्द की वजह से बेहिसाब चीख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद खन्ना के चीखने की आवाज बंद हो गई, क्योंकि खन्ना को शेर आधे से ज्यादा खा चुका था। आहिर और आदित्य बैठकर खन्ना की मौत का तमाशा देख रहे थे और फिर उठकर उस रूम से दोनों भाई बाहर आ गए। आदित्य और आहिर दूसरे रूम में चले गए, जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आदित्य और आहिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। फिर आहिर सभी लोगों को देखकर एक खतरनाक आवाज में बोला, तुम सब धोखा देने की सोचना भी मत, वरना खन्ना से भी बुरी हालत होगी तुम्हारी। जी बॉस। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। शाम की करीब 7 बजे सिया राजावत मैंशन आए और अपने रूम में चली गई। इस समय सिया की आंखें एकदम लाल थी, जैसे वो अपने आप को रोने से रोक रही हों। सिया रूम में जाकर अपना सभी सामान सोफे पर रखकर बाथरूम चली गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। इस समय सिया ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। सिया जो शावर के नीचे खड़ी थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। फ्लैशबैक। सिया और नेहा कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चली गई। दोनों सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर एक रूम में चली गई, जहां डॉक्टर एक 22-23 साल की लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। सिया उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मैम, बेड पर लेडी लंकी की तरह इशारा करते हुए इन्हें पीरियड आया था। ब्लड देखकर डर गई थी, पर मैंने उन्हें दवा दे दी, अब ठीक है। सिया डॉक्टर की बात सुनकर बोली, पर आपने तो कहा था कि इसे पैनिक अटैक आया था। हाँ, इन्हें माइनर अटैक आया था, पर जब मैंने समझाया तो रिलैक्स हो गई, पर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। इतना कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। नेहा सिया के पास जाकर बैठ गई और बोली, सिया सब कुछ ठीक है? नेहा की बात सुनकर सिया बोली, कुछ ठीक नहीं है। ठीक होता तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है, उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। बस एक बार ये ठीक हो जाए। इतना कहकर सिया ने उस लड़की के फहद पर किस कर लिया। फ्लैशबैक एंड कि तभी बाथरूम का डोर खुला और आदित्य अंदर आया। सिया को इस तरह देखकर वो अपनी जगह जम गया, क्योंकि सिया ने जो अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, वो पानी में भीगने की वजह से सिया के शरीर पर चिपक गए थे। आदित्य की नजर सिया के गोरे पैरों से होते हुए सिया की कमर पर टिक गई। आदित्य सिया की कमर बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि सिया की कमर पर चोट के निशान थे। गेट खुलने की आवाज सुनकर सिया एकदम हड़बड़ा गई और गिरने को हुई। आदित्य एकदम होश में आया और सिया को कमर से पकड़कर गिरने से बचा। आदित्य और सिया शावर के नीचे भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आदित्य सिया की लाल आंखों को देख रहा था। तभी सिया आदित्य से अलग हो गई, क्योंकि उसे इस तरह आदित्य के सामने खड़े होने में शर्म आ रही थी। आदित्य का सिया के अलग हो जाने पर उसे एहसास हुआ कि सिया उसके सामने खड़ी हुई है। उसने स्टैंड से टॉवल उठाकर सिया को ढक दिया और बाथरूम से निकलकर बाहर रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर आदित्य बालकनी में जाकर खुद से बोला, ये सिया की कमर पर चोट के इतने गहरे निशान कैसे हैं? 15 मिनट बाद सिया बाथरूम से बाहर आए और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो अपने बाल पोंछ रही थी। उसने एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा, क्यों बाथरूम में जो हुआ उसकी वजह से उसे आदित्य से शर्म आ रही थी। वो बार बार उस बारे में सोचा रही थी। आदित्य बहुत गौर से सिया को देख रहा था। तभी आदित्य ने कुछ सोचकर सिया को आवाज दी। आदित्य की आवाज सुनकर सिया अपनी सोच से बाहर आए और बोली, हाँ। आदित्य सिया से, क्या तुम ठीक हो? सिया, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सिया आदित्य से, आप ये क्यों पूछ रहे हैं?
आदित्य, इसलिए कल पीरियड की वजह से तुम्हें बुखार आया था ना? बस इसलिए। सिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया की बात सुनकर आदित्य बाथरूम चला गया और सिया रूम से निकलकर काव्या जी और साधना जी के पास चली गई। साधना जी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी और काव्या जी किचन में काम कर रही थी। सिया किचन में जाकर काव्या जी की डिनर बनाने में मदद करने लगी। कौन थी वो लड़की? क्या हुआ है उसे? क्या रिश्ता सिया का उससे? एपिसोड 13 आदित्य का सिया को पहली बार देखना। डिनर बनाने के बाद काव्या जी और सिया ने उसे डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। तब तक सभी लोग डाइनिंग एरिया में डिनर के लिए आ गए थे। सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए और अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद आदित्य और आहिर स्टडी रूम में चले गए। साधना जी, काव्या जी और अंशुमन जी अपने अपने रूम में चली गई। सिया अपने फोन को लेकर टेरेस पर चली गई। सिया टेरेस पर लटके झूले पर पीठ लगाकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। यादों में खो जाती है, जहां दो छोटी लड़कियां गार्डन में फुटबॉल से खेल रही थी और आपस में मस्ती कर रही थी। सिया यादों में खोई हुई थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने आदित्य और आहिर खड़े हुए थे। आहिर के हाथ में बियर की बहुत सी कैन थी। आहिर अपनी हाथ की कैन झूले के पास रखी टेबल पर रख देता है और सिया से बोला, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? आहिर की बात सुनकर सिया बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए टेरेस पर आ गई। आदित्य सिया की बात सुनकर सिया को देखता है और कॉल टेबल से एक केन उठाकर पीने लगाता है। आहिर भी केन ने एक केन खुद उठा ली और सिया को एक सॉफ्ट ड्रिंक दे दी। सिया ने आहिर के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक की केन लेकर पीने लगी। सिया के अगल बगल झूले पर बैठ गए। तीनों में से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, बस अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे और आसमान को निहार रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद बियर पीने की वजह से आहिर और आदित्य दोनों की आंखें लाल हो गई थी और दोनों को हल्का नशा हो चुका था। सिया झूले पर ही सो गई थी। उसका सिर आदित्य के कंधे पर रखा हुआ था। आदित्य बियर पीते हुए सिया के खूबसूरत फेस को देख रहा था। आदित्य ने अपने हाथ सिया के गालों फेरते हुए उसकी हवा की वजह से उड़ रही लटों को कानों की पीछे कर देता है और अपने मन में, क्या है तुम्हारे अंदर की आदित्य रजावत जो लड़कियों से नफरत करता है, वो तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा है। आहिर जो आदित्य और सिया को देख रहा था, वो मुस्करा दिया और झूले से उठकर बोला, भाई मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आहिर की आवाज सुनकर आदित्य अपनी सोच से बाहर आ गया। आहिर आदित्य को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला गया। आहिर के जाने के बाद आदित्य सिया को अपनी गोद में उठाकर टेरिस से नीचे आ गया और अपने रूम में जाकर सिया को बेड पर जाकर लेटा दिया और खुद भी सिया के बगल में जाकर लेट गया और सिया के चेहरे को देखकर बोला, क्या क्या छिपा हुआ है इस चेहरे के पीछे, जो चाहकर भी आदित्य रजावत पता नहीं कर पा रहा है। अभी भी वैसी हो जैसी 5 साल पहले थी। फ्लैशबैक। 5 साल पहले आदित्य लंदन में किसी काम की वजह से गया हुआ था। उसके साथ रोहन भी था। आदित्य जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आ रहा था, उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। वो लड़की आदित्य के तरफ बिना देखे सॉरी बोलकर अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर चली गई। आदित्य तो अपनी जगह पर खड़ा होकर बस उस लड़की के खूबसूरत चेहरे में खो गया था। रोहन की आवाज सुनकर आदित्य अपने होश में आया और अपनी कार में बैठकर अपने मेंशन में चला गया। अगली सुबह आदित्य अपने लंदन वाले मेंशन की बालकनी में खड़ा होकर कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नजर अपने मेंशन के सामने वाले मेंशन में जाकर रुकी, जहां 3 20 या 22 की लड़की और एक 27 साल का लड़का गार्डन में बैठे हुए थे। उन सभी में एक लड़की लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। लड़की के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस थे, वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसके बगल में बैठे बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। आदित्य की नज़र उस लड़की पर अटक गई थी, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी एयरपोर्ट पर आदित्य से टक्कर हुई थी। वो उस लड़की के मासूम चेहरे में खो गया था, क्योंकि वो लड़की थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे एक बार देख ले बस देखता रह जाए। आदित्य उस लड़की को देखकर अपने आप से बोला, सोना तुम बिल्कुल गोल्ड की तरह हो प्योर ब्यूटी, क्योंकि उस लड़की ने कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा था, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये और कोई सियाही थी जो बिजनेस के काम के सिलसिले में लंदन आई थी। उसके साथ पायल, नेहा और करण भी आए हुए थे। फ्लैशबैक एंड
कुछ देर बाद आदित्य भी सिया के चेहरे को देखते हुए सो गया। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसने अपने ऊपर बेट महसूस किया। उसने अपनी गर्दन झुका नीचे की ओर देखा तो राइट साइड सोने की वजह से सिया आदित्य से चिपकर सो रही थी। उसका एक हाथ आदित्य के सीने पर और उसका फेस आदित्य की गर्दन में छुपा हुआ था। एपिसोड 14 आदित्य की नफरत सिया के लिए। आदित्य गौर से सिया को देख रहा था। आदित्य सिया को देखकर अपने मन में जितना खुश रहना रह लो सिया खुराना, तुमने जो मुझसे छीना है ना उसके लिए तुम खून के आंसू बहाओगी, क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे सिया खुराना। तभी उसने देखा कि सिया की नींद खुलने वाली है तो आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिया की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो आदित्य से चिपकर सो रही थी। सिया तुरंत आदित्य से अलग होकर बेड से उतरकर बाथरूम चली गई। बाथरूम का डोर बंद होने पर आदित्य ने अपनी आंखें खोली और बाथरूम के डोर को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही मिस्टीरियस थी। उसकी आंखों में नफरत भी थी, जो शायद सिया के लिए ही थी। फिर बेड से उठकर दूसरे बाथरूम में चला गया। ऐसे ही सिया और आदित्य की शादी को 4 महीने बीत गए थे। सिया आहिर के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। अंशुमन जी से तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी क्योंकि वो सिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सिया कभी कभी अपनी नानी के पास जाकर खुराना हाउस रह जाया करती थी। इन 4 महीनों में सिया और आदित्य के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई था। इन 4 महीनों में आदित्य जब भी सिया को देखता उसे गुस्सा आने लगता था, जिस वजह से आदित्य और सिया में कई बार लड़ाई हो चुकी थी। इन 4 महीनों में सिया उस लड़की को देखने अपने फार्म हाउस कई बार जा चुकी थी। ये बात नेहा और पायल के अलावा कोई नहीं जानता था। सिया जब भी अपने ऑफिस से कहीं बाहर जाती थी तो वो आदमी हमेशा सिया का पीछा करता था, लेकिन हर बार सिया उसे चकमा दे देती थी, जिस वजह से वो आदमी सिया से चिढ़ गया था क्योंकि वो सिया की कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पा रहा था। आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी वहां आहिर आया और वो गुस्से से बोला, भाई आपने सिया को चोट पहुंचाई की। फ्लैशबैक। आदित्य के पर्सनल विला रोज पैलेस में आदित्य सिया को लेकर अपने पर्सनल विला में रह रहा था क्योंकि आदित्य को हमेशा सबसे अलग रहना पसंद था। कल रात सिया बहुत गुस्से में अपने रूम में आई और आदित्य से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की, आखिर तुम मुझे से चाहते क्या हो। आदित्य सिया की बात सुनकर बोला। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सिया का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया, जिससे आदित्य के हाथ की उंगली सिया के हाथ पर छप चुकी थी। सिया को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए आदित्य से अपना हाथ छुड़ाने लगी, जिससे आदित्य सिया का हाथ और कसकर पकड़ लेता है और एक हाथ से सिया चेहरा पकड़कर अपने फेस के सामने करते हुए बोला, बदला चाहिए मुझे। आदित्य की बात सुनकर सिया बोली, कैसा बदला। आदित्य सिया को नफरत से देखते हुए गागी सहगल। गागी सहगल नाम सुनकर सिया एकदम शांत हो गई। आदित्य सिया को शांत देखकर बोला, जो तुमने मेरी गागी के साथ किया ना, अब तुम हर दिन पछताओगी। सिया खुराना, क्यों तुमने ये शादी की? तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, तो मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दे सकता हूँ। आदित्य ने सिया को धक्का दे दिया और रूम से बाहर चला गया। आदित्य के धक्का देने की वजह से सिया कांच के टेबल से टकरा गई और टेबल पर गिर पड़ी, जिससे टेबल का कांच टूट गया और सिया के सीधे हाथ में बहुत अंदर तक घुस गया और खून निकलने लगा। पर सिया के मुंह से एक दर्द की आह तक नहीं निकली, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य के जाने के बाद सिया फ्लोर से उठकर आदित्य के रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई, क्योंकि आदित्य और सिया रोज पैलेस में अलग अलग रूम में रह रहे थे। सिया के हाथ से बहुत खून बह रहा था। सिया अपने रूम में जाकर बाथरूम में शावर के नीचे जाकर खड़ी और अपने हाथ से कांच खींचकर निकाल दिया। सिया शावर के नीचे भीग रही थी, उसके हाथों से खून बह रहा था। तभी सिया के आंखों के साथ एक 17 साल की एक लड़की जो सिया से कह रही थी, भाग जाओ सिया। वो लड़की खून से लथपथ थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम से निकलकर मैंशन के बार में चला गया और एक बोतल खोलकर पीने लगा। रात के करीब 3 बजे आदित्य बार से निकलकर अपने रूम में आया तो उसने देखा कि चारों तरफ खून और कांच फैला हुआ था। शराब के नशे में आदित्य ने कुछ ध्यान नहीं दिया और बेड पर जाकर लेट गया। फ्लैशबैक एंड। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, मैंने उससे शादी सिर्फ अपनी गागी का बदला लेने के लिए की थी। आहिर आदित्य की बात सुनकर बोला, भाई गागी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि सिया ने वो सब गागी के साथ किया होगा। फिर भाई आप ही तो कहते हो कि सिया की आंखों में आपको एक दर्द दिखाई देता है।
हाँ देता है, पर जो मेरी गागी के साथ हुआ उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सिया खुराना को, क्योंकि आदित्य रजावत कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। आखिर आदित्य की बात सुनकर आपको ऐसा क्यों लगाता है कि गागी को सिया ने मारा है? आदित्य, क्योंकि मैंने खुद पता करवाया तो मुझे पता चला कि गागी के साथ जो कुछ हुआ उसमें सिया का हाथ था। एपिसोड 15, आदित्य की नफरत की वजह। आखिर आदित्य की बात सुनकर कुछ देर शांत रहकर बोला, भाई अगर आपको लगता है कि 10 साल पहले गागी की मौत में सिया का हाथ था तो आप उसे शादी से पहले ही सजा दे सकते थे। फिर क्यों की शादी? क्यों जब उसे पीरियड आया तो आपने उसकी केयर की? क्यों आपने सिया की इंफॉर्मेशन निकलवाई? आखिर की बात सुनकर आदित्य बोला, शादी से पहले सजा दे सकता था, पर जो सजा मौत से बदतर हो जाए उसी में मजा आता है। और रही बात केयर की तो वो बस दिखावा था, ताकि जब मैं सिया की उम्मीद टूटते देखूं तो मुझे सुकून मिल सके है। पर अफसोस की बात है, बड़ी पुख्ता है कि इतना भी दर्द दे दो मुंह से आह तक नहीं निकलती हैं। पर मेरे नाम भी आदित्य राजावत है, पुख्ता चीजों को तोड़ना अच्छे से आता है। आखिर आदित्य की बात सुनकर बोला, भाई अपनी नफरत में अंधे मत हो जाना कि कहीं किसी बेगुनाह को सजा दे दो, वरना पछताना पड़ेगा। दिल से पूछ लेना अपने एक बार, जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है? कहीं ऐसा ना हो जो सुकून आप सिया को तड़पा कर ढूंढ रहे हो वो आपसे कहीं दूर ना हो जाए हमेशा के लिए। इतना कहकर आहिर आदित्य के केबिन से निकलकर चला गया। आहिर आदित्य की बात सुनकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा कि आदित्य राजावत को पछताना पड़े। 10 साल पहले जिस हालात में मैंने गागी को देखा था ना, उससे भी बुरा तुम्हारा हाल होगा सिया खुराना। फ्लैशबैक, एक लड़की हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बेड पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, पर वो उस लड़की को बचा नहीं पाए। जब ये बात डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर एक 45 साल के आदमी को बताई तो उस आदमी के पैर लड़खड़ा गए। ये और कोई नहीं, गागी के पिता अमित सहगल थे, और ऑपरेशन थिएटर में जिस लड़की का इलाज हो रहा था वो और कोई नहीं, गागी सहगल थी, जिसकी इलाज के समय मौत हो गई थी। तभी वहां एक 18 लड़का भागता हुआ आया और डॉक्टर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की? उसे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर उस लड़के की बात सुनकर बोला, उनका रेप किया गया था और उनके सिर पर बहुत जोर से किसी भारी चीज से मारा गया है, जिस वजह से उनके दिमाग की सभी नसें फट चुकी थी, जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। और डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का एकदम शांत हो गया और बोला, उसे कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहकर वो लड़का ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया और बेड पर लेटी गागी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये लड़का कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य गागी की तरह देख रहा था, उसकी आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी। वो खून से लथपथ गागी को देख रहा था। आदित्य आगे बढ़कर गागी का हाथ पकड़कर बोला, गागी उठ जाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। प्लीज उठ, अपने आदि के लिए उठ जाओ, अपने दोस्त के लिए उठ जाओ प्लीज। ये कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे और वो एकदम चीख पड़ा, जिससे वहां मौजूद नर्स आदित्य की आवाज सुनकर डर गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। गागी का उसके पापा अमित सहगल अंतिम संस्कार कर दिया और अपनी वाइफ को और बेटे को लेकर कर इंडिया से बाहर चले गए। एपिसोड 16, आदित्य की नफरत 2। आदित्य अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसको एक कॉल आई। उसने फोन उठा लिया और बोला, क्या पता चला? फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बॉस गागी मैम के साथ जो कुछ हुआ उसमें किसी सिया खुराना का हाथ है। वो तब वहीं पर थी जब गागी मैम के साथ वो सब हुआ था। उस आदमी की बात सुनकर आदित्य बोला, कहा है वो बॉस? सिया खुराना का कुछ पता नहीं चल रहा है। उस दिन के बाद से वो गायब है। फोन वाला आदमी, बॉस मैंने सारी डिटेल आपको ईमेल कर दी है। आदित्य ठीक है कहकर कॉल काट देता है और इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद सिया के फोटो को देखकर आदित्य बोला, सिया खुराना तुमने मुझसे मेरे प्यार छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। फ्लैशबैक एंड आदित्य अपनी सोच से बाहर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और रैक में से एक फोटो फ्रेम निकाला जिसमें गागी की तस्वीर थी। आदित्य उस तस्वीर पर हाथ फेरकर उसे वापस रैक में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में सिया अपने केबिन में बैठी आदित्य की रात की बात सुनकर कर परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य उससे गागी की मौत का बदला क्यों लेना चाहता है। सिया अपनी सोच में गुम बैठी हुई थी। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और पायल अंदर आई। डोर नॉक होने से सिया अपनी सोच से बाहर निकल आई।
पायल ने सिया को ग्रिप किया और बोली, बॉस हमरा जो नुकसान हुआ था वो उन्होंने ठीक कर दिया है। सिया पायल की बात सुनकर बोली, ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगी। और सिया अपने काम में लग गई। पायल के जाने के बाद सिया ने अपना फोन लेकर किसी कॉल किया और बोली, थैंक यू आपने जो मेरी मदद की। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें ये बताइए कि आप परेशान क्यों है। सिया उनकी बात सुनकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिया बोली, आदित्य को लगता है जो कुछ गागी दी के साथ हुआ उसमें मेरा हाथ है। सिया की बात सुनकर वो आदमी बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। आदमी, गलत इन्फॉर्मेशन मतलब सिया, जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमसे दूर हो जाए तो बस दिल और दिमाग में एक ही बात घूमती है जिसकी वजह से वो हमसे दूर हुआ है, हम उसकी जिंदगी छीन ले। आदित्य तुम पर शक कैसे कर सकता है जबकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। सिया बोली, कहीं ना कहीं गलती थी मेरी, अगर वो उस दिन बाहर नहीं आती तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। सिया की बात सुनकर वो आदमी बोला, मैं जानता हूं उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों की थी, हम कुछ कर नहीं पाए। तुम मुझे बता क्यों नहीं देती क्या हुआ था 10 साल पहले, क्यों घुट रही हो अकेले, तुम्हारी हालत का जिम्मेदार कौन है, क्या मुझे जानने का हक नहीं है। सिया उस आदमी की बात सुनकर बोली, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इतना कहकर सिया ने फोन कट कर दिया। सिया फोन कट कर चेयर पर आंख बंद करके बोली, गलती किसी की भी थी पर जिसकी वजह से हमने अपने अपनों को खोया है ना उनको सजा तो मिलेगी। मौत के लिए तड़पेंगे पर मौत नसीब नहीं होगी। उन लोगों ने जितनी जिंदगी खराब की है दर्द भी उसी हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि दर्द की हदें बहुत बड़ी है। उसे दर्द मिटाने के लिए दर्द की हदें पार करनी पड़ेगी, तभी इस दिल को सुकून मिलेगा। सिया अपनी आंखें खोलकर अपनी डेस्क पर रखी आदित्य की फोटो फ्रेम उठाकर, ये फोटो सिया और आदित्य की शादी की फोटो थी। आदित्य के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, पत्थर नहीं हूं मैं, दर्द मुझे भी होता है। जब दर्द देने वाले अपने हो तो दर्द छुपाना भी पड़ता है। इसी के साथ सिया की आंखों से एक आंसू की बूंद बह गई। फोटो फ्रेम वापस अपनी जगह पर रख दिया और वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम के समय जब आदित्य रोज पैलेस में अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका रूम बिल्कुल साफ था, कहीं भी खून और कांच बिखरा हुआ नहीं था। फ्लैशबैक, आज सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके रूम में हर तरफ खून और कांच बिखरा हुआ पड़ा था। रात में आदित्य शराब के नशे में बेड पर जाकर सो गया था। उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया था। आदित्य ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि रात में उसने रोशनी को धक्का दिया था। ये याद आते ही आदित्य तुरंत अपने रूम से निकलकर सिया के रूम की तरह बढ़ गया। आदित्य जब सिया के रूम में पहुंचा तो उसे कहीं भी सिया दिखाई नहीं दी। उसने सबसे पहले बालकनी में जाकर देखा, उसके बाद बाथरूम में भी। जब वो बाथरूम से बाहर निकल रहा था तभी उसकी नजर बाथरूम में रखे डस्टबिन पर गई जिसके पास खून पड़ा हुआ था। जब आदित्य ने डस्टबिन में अंदर देखा तो उसे वहां एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा जिस पर खून लगा हुआ था और उसके साथ बहुत सी कॉटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिया ने उस कॉटन से अपना खून साफ किया था। एपिसोड 17, कुछ सच्चाई आई सामने। आदित्य सिया के रूम से बाहर निकल आया और एक सर्वेंट से बोला, तुम्हारी मैम कहाँ है। सर्वेंट, सर मैम सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गई। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य बोला, ठीक है तुम जाकर मेरा रूम साफ कर दो। सर्वेंट, जी सर। फ्लैशबैक एंड आदित्य ने अपना कोट उतारकर बाथरूम में शावर लेने चला गया। लगभग 15 मिनट बाद आदित्य बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आया और क्लोजेट चला गया। नाइट सूट पहनकर आदित्य डिनर के लिए नीचे चला गया। जब वो डाइनिंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि आहिर और सिया डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे हुए थे। दोनों बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, शायद दोनों आदित्य का इंतजार कर रहे थे। आदित्य भी डाइनिंग टेबल के पास जाकर हेड चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने तीनों को डिनर सर्व किया और डाइनिंग टेबल से दूर जाकर खड़े हो गए। तीनों अपना डिनर कर रहे थे। डाइनिंग एरिया में इस समय इतनी शांति थी, अगर कोई सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। आदित्य और आहिर अपना डिनर कर स्टडी रूम में चले गए और सिया अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का वर्क करने लगी। स्टडी रूम में आदित्य चेयर पर बैठा हुआ था और आहिर उसके सामने बैठा हुआ था।
तभी स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और एक 26 साल का लड़का अंदर आया और उसने आदित्य और आहिर को गुड इवनिंग विश किया। ये लड़का आहिर का असिस्टेंट सूरज था। सूरज ने एक फाइल आहिर के हाथ में दे दी। आहिर उस फाइल को पढ़कर सूरज से बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। सूरज आहिर की बात सुनकर दोनों को गुड नाइट विश करके रोज पहले से चला गया। सूरज के जाने के बाद आहिर ने फाइल आदित्य की तरफ बढ़ा दी। आदित्य ने आहिर से फाइल ली और पढ़ने लगा। आदित्य जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। आदित्य फाइल पढ़कर आहिर से बोला, ये सब क्या है? आहिर आदित्य की बात सुनकर बोला, अपने भाई को गलत करने से रोक रहा हूँ। आदित्य, कहना क्या चाहते हो? आहिर, साफ साफ कहो। आहिर आदित्य की बात सुनकर गुस्से से बोला, जो आपने सिया के साथ किया ये उसका सबूत है कि सिया बेकसूर है। पिछले 4 महीनों में आपने कितनी बार सिया को चोट पहुंचाई, सिर्फ एक शक के लिए कि सिया ने गागी को मारा है। अरे आपने तो उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। आप जानते थे सिया अपनी नानी की बात जरूर मानेगी। आपने इस चीज का फायदा उठाकर सिया को टॉर्चर करने के लिए शादी कर ली। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, हाँ, ये सच है कि मैंने ही सिया की नानी को सिया से शादी करने के लिए मनाया था ताकि वो सिया को शादी के लिए तैयार कर सके, ताकि मैं सिया को इस हद तक टॉर्चर करूं कि उसे भी ये एहसास हो कि उसकी वजह से मेरी गागी मेरे पास नहीं है। आदित्य फाइल को टेबल पर फेंक कर आहिर को देखकर बोला, ये सब झूठ है। आदित्य की बात सुनकर आहिर बोला, ये सच है भाई, सिया सच में बेकसूर है। आदित्य मान लिया सिया बेकसूर है, पर कहाँ थी वो जब गागी के साथ वो सब हुआ था? आदित्य की बात सुनकर आहिर बोला, हॉस्पिटल में एडमिट थी। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, एडमिट किस लिए किया गया था? आहिर आदित्य से बोला, ये तो मुझे नहीं पता कि उसका किस चीज का इलाज हुआ, पर मैंने पता करवाया। आज से 10 साल पहले जिस दिन गागी की मौत हुई थी, उसके 10 दिन बाद सिया के साथ एक और लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर नेहा के फादर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सिया और उस लड़की का ट्रीटमेंट किया था। उन दोनों का इलाज डॉक्टर शर्मा के अलावा कोई नहीं करता था। 3 महीने इलाज चलने के बाद अचानक से एक रात को डॉक्टर शर्मा सिया और उस लड़की को हॉस्पिटल से अपने साथ लेकर कहीं लेकर चले गए। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, पर डॉक्टर शर्मा ने सिया और उस लड़की को हॉस्पिटल से क्यों ले गए, और वो दूसरी लड़की कौन थी? आहिर, पता नहीं वो लड़की कौन थी। उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कहना था कि कुछ लोगों ने सिया और उस लड़की पर हॉस्पिटल ले में अटैक किया था, ताकि वो सिया और उस लड़की को अपने साथ लेकर जा सके। पर हॉस्पिटल स्टाफ ने डॉक्टर शर्मा की मदद कर उन लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। उसी रात डॉक्टर शर्मा सिया और उस लड़की को हॉस्पिटल से लेकर कहीं चले गए। आहिर की पूरी बात सुनकर आदित्य बोला, पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने पता लगवाई थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। आहिर, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ गागी की थी, क्योंकि डॉक्टर शर्मा ने सिया की इन्फॉर्मेशन हाइड करा दी थी, इसलिए हम सबको लग रहा था कि सिया कहीं गायब हो चुकी है, और आपके उस एजेंट ने आपको सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन दी। एपिसोड 18, सिया खुराना बेकसूर है। आहिर की बात सुनकर आदित्य ने किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। लगभग 2 घंटे बाद रोहन के साथ कुछ बॉडीगार्ड एक 40 साल के आदमी को पकड़कर अंदर लाया। बॉडीगार्ड ने इस आदमी को पकड़ रखा था। ये कोई नहीं, वही एजेंट था जिसने आदित्य को सिया की इन्फॉर्मेशन दी थी। रोशन ने गार्ड को बाहर भेज दिया और उस एजेंट को धक्का दे दिया, जिससे वो एजेंट आदित्य के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, सर, आपने मुझे बुलाया है। आदित्य उस एजेंट की बात सुनकर बोला, मैं तुमसे जो पूछूं सच सच बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदित्य ने यह बात बहुत गुस्से में कही थी, जिस वजह से वो एजेंट डर की वजह से कांपने लगा। आदित्य उस एजेंट को डरते देख मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। एजेंट बोला, जी सर। आदित्य बोला, 10 साल पहले मैंने तुमसे गागी सहगल की मौत कैसे हुई थी इसकी इंफॉर्मेशन मांगी थी। क्या वो इंफॉर्मेशन सही थी जो तुमने मुझे दी थी, हाँ या नहीं? आदित्य की बात सुनकर एजेंट को डर की वजह से पसीने छूट गए। उसे पता था कि आदित्य को झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। वो एजेंट आदित्य से डरते हुए बोला, जी बॉस, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। आदित्य उस एजेंट को देख रहा था। अचानक उसने अपने हाथ में पकड़ी गन उस एजेंट की जांघ पर चला थी, जिससे उसकी चीख गूंज गई। पर रोज पैलेस में सभी रूम साउंड प्रूफ थे, इसलिए आवाज बाहर नहीं गई। आदित्य गुस्से से उस एजेंट के बाल पकड़कर बोला, तुझे पता है ना, मुझे झूठ बोलने वाले से शक नफरत है।
अगर खुद को जिंदा रखना चाहता है तो सच बता, नहीं तो तेरे साथ तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आदित्य की बात सुनकर वो एजेंट बोला, मैं सच बताता हूँ बॉस, आप मेरी फैमिली को कुछ मत करना। आदित्य उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है, मैं तेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं करूंगा। सच बता, एजेंट बोला। वो सिया खुराना बेकसूर है। आदित्य एजेंट की बात सुनकर एकदम शांत हो गया। आदित्य को शांत देख आहिर उस एजेंट के सामने आकर बैठ गया, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो जमीन पर गिर पड़ा था। आहिर उससे बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? एजेंट जानता था उसका एक झूठ उसकी फैमिली के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए वो सच बोला, मैं पैसों के लालच में आ गया था। फ्लैशबैक। एक रूम में एक 30 साल का लड़का अपने लैपटॉप पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। ये लड़का वही एजेंट था जिसने आदित्य के कहने पर गागी सहगल की मौत कैसे हुई उसकी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहा था। तभी उस रूम का डोर खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। वो आदमी उस एजेंट के सामने जाकर बैठ गया। वो एजेंट उस आदमी को देखकर बोला, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मास्क वाला आदमी बोला, तुम मेरा एक काम कर दो, उसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिलेगी। एजेंट, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मास्क वाला आदमी उस एजेंट को एक फाइल देते हुए बोला, इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें आदित्य रजावत तक पहुंचानी है। एजेंट वो फाइल पढ़कर बोला, इसमें तो गलत इन्फॉर्मेशन है सिया खुराना के बारे में की सिया खुराना ही गागी सहगल की मौत की जिम्मेदार है। मास्क वाला आदमी, हाँ, याद रखना, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम माला माल हो जाओगे, नहीं तो अपने और अपने परिवार के लिए कफन तैयार रखना। एजेंट उस मास्क वाले आदमी की बात सुनकर बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मास्क वाला आदमी, ठीक है, काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। इतना कहकर वो मास्क वाला आदमी वहां से चला गया। उसी रात आदित्य को एजेंट ने वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जो उस मास्क वाले आदमी में उसे दी थी, जिस वजह से आदित्य सिया से गागी सहगल का बदला लेना चाहता था। फ्लैशबैक एंड। आदित्य उस एजेंट से बोला, कौन था वो मास्क मैन? एजेंट, पता नहीं, मैं उसे नहीं जानता था, वो खुद ही मेरे पास आया था, पर उसकी बातों से पता चल रहा कि वो सिया खुराना से नफरत करता है। एजेंट की बात सुनकर आदित्य, आहिर और रोहन शॉक हो गए, पर आदित्य और आहिर के फेस से यह पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों क्या सोच रहे हैं। आदित्य रोहन को देखकर बोला, इसे इस बात का एहसास दिलाओ कि आदित्य रजावत को धोखा देने की क्या सजा मिलती है, जिससे सभी को एहसास हो सके कि आदित्य रजावत क्या है, क्या क्या कर सकता है। आदित्य की बात सुनकर रोहन उस एजेंट को गार्ड से कहकर उठाकर पैलेस के पीछे वाले हिस्से में चले गए, जहां आदित्य और आहिर उन सभी को टॉर्चर करते थे जो उन्हें धोखा देते थे। ये जगह बहुत ही डरावनी थी, जहां सिर्फ आदित्य, आहिर और रोहन जा सकते थे, बाकी किसी का भी जाना मना था। एपिसोड 19 हॉट अटैक आया है। रात 1 बजे स्टडी रूम में सिर्फ आदित्य और आहिर बैठे हुए थे। आदित्य को अपने अंदर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी गलतफहमी की वजह से सिया को बहुत तकलीफ दी थी। आहिर, जो कि बहुत देर से आदित्य को देख रहा था, वो बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मास्क मैन ने एजेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देने को क्यों कहा, जबकि हम तो सिया को जानते भी नहीं थे। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, हम नहीं जानते थे, पर गागी सिया को जानती थी। आहिर, गागी जानती थी कैसे? आदित्य, अमित सहगल सिया के पापा वेदांत खुराना के दोस्त थे। गागी ने एक बार उनके बारे में बताया था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी स्टडी रूम का डोर नॉक हुआ। आहिर ने उठकर गेट खोला तो बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था। आहिर उसे देखकर बोला, क्या हुआ? गार्ड, सर, वो सिया मैम कहीं चली गई है। गार्ड की बात सुनकर आदित्य एकदम बोला, इतनी रात को? गार्ड डरते हुए, क्योंकि वो आदित्य को जानता था कि वो क्या कर सकता है उसके साथ। वो गार्ड डरते हुए बोला, सर, वो मैम बहुत जल्दी में थी, वो कार बहुत ही ओवर स्पीड में लेकर निकल गई, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात सुनी ही नहीं। आहिर, आदित्य दोनों उस गार्ड की बात सुनकर आहिर ने उस गार्ड से, ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। तभी आदित्य के फोन पर किसी की कॉल आया। आदित्य ने कॉल उठाकर बात की। फिर कुछ देर बाद आदित्य फोन काटकर आहिर से बोला, खुराना हाउस चलो। आहिर, खुराना हाउस क्यों? आदित्य, सिया की नानी की तबीयत खराब हो गई है, सिया वहीं पर गई है। फिर आदित्य और आहिर भी खुराना हाउस के लिए रोज पैलेस से निकल गए। खुराना हाउस में सिया की कार आकर रुकी। सिया कार में से जल्दी उतर कर घर के अंदर चली गई और नानी के रूम में जो फर्स्ट फ्लोर पर था
वहां चली गई। सिया ने इस समय एक व्हाइट कलर का टॉप और एक ब्लैक कलर का शॉर्ट पहन रखा था। फ्लैशबैक। रोज पैलेस में सिया अपने रूम में काम कर रही थी, तभी उस पर पायल की कॉल आई। सिया ने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से पायल की आवाज आई जो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सिया से बोली, दी नानी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पायल अनाथ थी, वो सिया के साथ खुराना हाउस में रहती थी और ऑफिस के बाहर सिया को दी कहा करती थी, सिया ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर सिया रोज पैलेस से कार ओवर स्पीड से चलाकर निकल गई। गार्ड ने उससे कहा भी था, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। फ्लैशबैक एंड। सिया जानकी जी के रूम में अंदर गई तो उसने देखा कि नानी बेड पर लेटी हुई थी। नेहा उनका चेकअप कर रही थी। उसके बगल में एक नज और पायल खड़ी हुई थी। तब तक आदित्य और आहिर भी खुराना हाउस आ गए थे और नानी के रूम में पहुंच गए थे। लगभग 1 घंटे बाद सिया, आदित्य, आहिर रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। नेहा नानी को चेक कर रही थी। तभी सिया नेहा बोली, क्या हुआ है नानी को? नेहा माइनर हार्ट अटैक आया था, इसलिए उनकी ये हालात हो गई है। कैसे हुआ? सिया बोली। नेहा शायद किसी बात को लेकर परेशान थी। सिया, अब कैसी है नेहा? अब ठीक है, सुबह तक होश आ जाएगा। नेहा की बात सुनकर सिया ने हाँ कह दिया और नानी के पास बेड पर जाकर बैठ गई और उनके सिर पर किसकर रूम से बाहर निकलकर टेरिस पर चली गई। नेहा नस से जानकी जी ख्याल रखने के लिए बोलकर सिया के पीछे टेरिस पर चली गई। आदित्य और आहिर जानकी जी को देख रहे थे। तभी पायल दोनों से बोली, सर मैं आपको आपके रूम दिखा देती हूँ, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। आहिर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पायल दोनों को उनके रूम में छोड़कर वो भी टेरिस पर सिया और नेहा के पास चली गई। टेरिस पर सिया, नेहा और पायल बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। नेहा सिया से बोली, सिया सच बता, नानी किस बात को लेकर परेशान है? सिया नेहा की बात का कोई जवाब नहीं देती। टेरिस से नीचे आकर जानकी जी के रूम में चली गई और नस को रेस्ट करने के लिए बोल दिया और खुद जानकी जी के हाथ को पकड़कर बेड पर लेट गई। इस समय उसकी आंखों एकदम लाल थी, शायद वो किसी गहरी सोच में थी। अगली सुबह सभी लोग जब जानकी जी के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि सिया जानकी जी से चिपकर सो रही थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची डर की वजह से अपनी माँ से चिपक जाता है, वैसे ही सिया भी जानकी जी को पकड़कर सो रही थी, जैसे जानकी जी कहीं चली जाएगी। सभी लोग सिया को ऐसे सोता देख मुस्करा दिए। तभी जानकी जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने ऊपर एक भार महसूस हुआ, तो उन्होंने देखा कि सिया आधी से ज्यादा उनके ऊपर चढ़कर सो रही है, तो वो मुस्करा दी। जब सिया को कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा जानकी जी को होश आ गया है। वो तुरंत बेड पर बैठ गई और जानकी जी से बोली, कैसी है आप नानी? जानकी जी सिया की बात सुनकर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, और सिया के गालों पर हाथ फेर दिया। एपिसोड 20 आदित्य का प्रॉमिस जानकी जी को। सिया की बात सुनकर नेहा सिया से बोली, अगर तेरी बकवास हो गई हो तो चल यहाँ से उठकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जा, मुझे नानी को चेक करना है। नेहा की बात सुनकर सिया नेहा से सर्द आवाज में बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? सिया की सर्द आवाज सुनकर नेहा अपने दांत दिखाकर बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। इतना कहकर नेहा जानकी जी का चेकअप करने लगी। नेहा की बात सुनकर पायल की हंसी छूट गई। पायल को हंसता देख नेहा उसे घूर कर देखने लगी और पायल से बोली, लगाता है आज दांत ज्यादा साफ किए हैं, टूट कर कहीं हाथ में नहीं आ जाए। दोनों आपस में बहस करने लगी। जब उन्हें अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई तो पायल और नेहा ने देखा कि सिया उन दोनों को घूर रही है। वो एकदम चुप हो गई। नेहा और पायल की ऐसी हालत देखकर जानकी जी हंस पड़ी और सिया से बोली, सिया आप क्यों हमारी बच्चियों को डराती है? अपनी नानी की बात सुनकर सिया बोली, जिस दिन ये दोनों अपनी हरकतें सुधार लेंगी उस दिन मैं इन्हें डांटना बंद कर दूंगी। सिया की बात सुनकर नेहा जानकी जी का चेकअप कर सिया से बोली, अब नानी ठीक है। वो जानकी जी को देखकर बोली, पर अगर नानी ने दोबारा से टेंशन ली तो वो उनके के लिए अच्छा नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर जानकी जी बोली, हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं। अपनी नानी की बात सुनकर सिया सर्द आवाज में, क्या सच में नानी? सिया की बात सुनकर जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या करूं, मेरा मन मानता ही नहीं। हमेशा की तरह उनको याद करके दिल में दर्द होता है, काश वो आज हमारे साथ होते। सिया जानकी की बात सुनकर बोली, तो क्या आपके रोने से वो वापस आ जाएंगे?
जानकी जी नहीं, पर क्या करूं, अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकती। सिया उनकी बात सुनकर बोली, क्या आप चाहती हैं कि हम फिर से अनाथ हो जाए? सिया की बात सुनकर सभी आदित्य, आहिर, पायल, नेहा, जानकी जी शॉक हो गए। जानकी जी एकदम बोली, सिया ये आप क्या कह रही है? सिया उनकी बात सुनकर बोली, क्या गलत कहा मैंने? अगर आप इस तरह बीमार रही तो एक बार फिर हम अनाथ हो जाएंगे, जैसे 10 साल पहले हो गए। जानती हूँ सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, पर अभी मुझे आपकी जरूरत है। फिर वो जानकी जी को देखकर, प्लीज हमारे लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इतना कहकर सिया रूम से निकलकर सेकंड फ्लोर पर चली गई, जहां जाना सभी को मना था। सिया के ऐसे जाने से जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य और आहिर सिया की बात सुनकर कुछ सोच रहे थे। तभी पायल और नेहा जानकी जी के आंसू पोंछकर बोली, नानी आप जानती है उसे, वो कैसी है, हमेशा गुस्सा करना, जैसे गुस्से में पीएचडी कर रखी है। हम मासूम बच्चे उसके जुल्म सहते हैं और कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो और पैनिशमेंट मिलती है। नेहा और पायल के मुंह से सिया की तारीफ सुन दादी मुस्करा दी और बोली, अगर सिया ने आप दोनों की बात सुन ली तो कहीं आप दोनों को गार्डन साफ ना करना पड़ जाए। नानी की बात सुनकर नेहा और पायल का मुंह बन गया, फिर जानकी जी को देखकर मुस्करा दी। नेहा और पायल की बात सुनकर आहिर आदित्य के कान में बोला, भाई सिया तो बिल्कुल आपकी फीमेल वर्जन है, जैसे आपकी सब तारीफ करते हैं वैसे ही सिया की ये सब कर रही है। आहिर की बात सुनकर आदित्य मुस्करा दिया, पर उसके फेस से कुछ पता नहीं चल रहा था। लगभग आधे घंटे बाद नेहा और पायल रूम में बाहर चली गई, क्योंकि जानकी जी को आहिर और आदित्य से कुछ बात करनी थी। जानकी जी आदित्य और आहिर से बोली, मेरे पास आकर बैठ जाओ। दोनों सोफे से उठकर जानकी जी के पास बेड पर जाकर बैठ गए। जानकी जी आदित्य को देखकर बोली, मेरी सिया किसी से शादी नहीं कराना चाहती थी, पर मेरी वजह से उसने तुमसे शादी की। तुम्हें देखकर मुझे अपने दामाद की याद आती है, क्योंकि तुम बिल्कुल सिया के पापा अधिराज की तरह हो। सबको लगता है कि सिया बहुत पत्थर दिल है, पर कोई ये नहीं जानता अपना दर्द छुपाने के लिए वो ऐसा बिहेव करती हैं। आदित्य जानकी जी की बात सुनकर बोला, कैसा दर्द? जानकी जी आदित्य से 10 साल पहले सिया के पापा अधिराज खुराना और मां माधवी के जाने के बाद हमारा परिवार बिखर गया, और एक मस्ती मजाक करने वाली लड़की जिसे प्यार दोस्ती पर विश्वास था, आज वो पूरी तरह से बिल्कुल बदल गई है। इसलिए हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप हमेशा हमारी सिया का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत मासूम है मेरी बच्ची, बस जिंदगी के धक्कों ने उससे उसकी मासूमियत छीन ली। आदित्य जानकी जी की बात सुनकर बोला, मैं आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा सिया का ख्याल रखेंगे, हर मुसीबत में उसकी ढाल बनूंगा। ये आदित्य रजावत का वादा है आपसे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें, और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।